सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द पंडित्स का वीकली लाइव मॉक टेस्ट। कंप्लीट डिस्कशन इसका होगा जहां पे हम मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों ही सब्जेक्ट कंप्लीटली समझेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स में सेक्शनल टाइमर आ चुका है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड है बच्चों को कि ऐसी अप्रोचेस सीखी जाएं जिनसे कि क्वेश्चन को देखते ही आप उड़ा पाओ और बहुत कम समय में आप क्वेश्चंस को कर पाओ। क्योंकि एटलीस्ट 25 नहीं तो 22, 23, 24 क्वेश्चंस तो आप कर पाएं। ऐसा नहीं हो कि आप वही ट्रेडिशनल अप्रोचेस पे चलते रहें और बहुत पीछे रह जाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इस तरीके के डिस्कशंस जरूर देखने चाहिए जहां पे लॉजिकल अंदाज में बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए। तो आइए भाई स्टार्ट करेंगे। बाकी क्योंकि मैं आपको अप्रोचेस सिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और खुद करके भी दिखाऊंगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसको 15 मिनट के अंदर निपटा दूंगा, क्योंकि उसको समझाने में टाइम लगता है। लेकिन जो अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा उन अप्रोचेस से ये डेफिनेट होगा कि आप 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस को निपटा पाओगे। बाकी ये मॉक टेस्ट जो पंडित्स का होता है मेरे भाई, ये पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे होता है। लगभग हर वीक ये लाइव कराते हैं, सैटरडे से लेकर मंडे तक लाइव रहता है। मंडे के दिन इसका बेसिकली रिजल्ट आपको दिख जाता है। और ये एक ऐसा मॉक टेस्ट है जहां पे बहुत सारे जेन्युइन बच्चे अटेम्प्ट देते हैं। तो जेन्युइन बच्चों के बीच में अगर आप अपनी रैंक जानना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गो। ठीक है, तो जाइएगा जरूर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैथ्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद रीजनिंग। तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहा गया है कि एक पानी की पाइप एक टंकी को समान दर से भरती है। यदि 3 सही 3/4 लीटर पानी भरने में 7.5 मिनट लगते हैं, तो 12.5 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? भाई 3 सही 3/4 आप कह सकते हो, 4 तिया 12 और 3 15/4 हो जाएगा। 15/4 में 7.5 मिनट लग रहे हैं। तो आप जानते हैं 15 को 5 पे काटेगा, मतलब अगर 15 से 75 को काटेंगे तो 5 पे कटता। तो यानी कि 15 से 7.5 कितने पे कटेगा? 0.5 पे। यानी कि अगर मैं इसको देखूं कि 15/4 भरने में 7.5, तो 1/4 भरने में 0.5, तो आधा भरने में 1, तो 1 भरने में 2 लगेगा। तो 1 लीटर भरने में 2 समय लग रहा है। तो आपका बेसिकली कितना भरवा है? 12.5। 12.5 का डबल हो जाएगा 25 है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ना पेन उठाना पड़ेगा ना कुछ आपको। भाई कह रहा है x/1/x। भाई जब भी इस तरीके की इक्वेशन आती है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू या तो 2 दे रखी हो और या फिर बेसिकली -2 दे रखी हो। अगर 2 दे रखी है तो ऑटोमेटिकली x आपका 1 बनेगा। अगर आप इसको प्रूव करके भी देखोगे ना, मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे में अगर यहाँ पे 2 होता तो x की वैल्यू हम 1 मान लेते, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों को बराबर मान लेंगे तो यानी कि 1/1 1 हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली 2 हो जाता है, लेकिन ये तो -2 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर -1 आ जाएगा। तो x अगर -1 है तो यहाँ पे देखेंगे -4 हो गया, ये भी वंस अगेन -4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर गुणा कर मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, और ये तो माइनस का है तो आपको ये भी -3, तो माइनस के 11 हो गए। यहाँ पे देखेंगे -1 की पावर 6 है तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 5 बन जाएगा टोटल। तो 11 में से बेसिकली 5 घटाने, तो -के 11 प्लस के 5, तो आप कहोगे सर -6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक बेकरी प्रतिदिन 24 किलोग्राम आटे का उपयोग करती है। बुधवार को उसने दैनिक मात्रा का केवल 5/8 भाग का उपयोग किया। गुरुवार को उसने बुधवार की तुलना में 20% अधिक आटा उपयोग किया। दोनों दिनों में कुल कितने किलोग्राम आटे का उपयोग हुआ? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि हर दिन बेसिकली कितने का करते हैं? 24 का। लेकिन बुधवार के दिन मात्रा का 5/8, 24 का 5/8 क्या होगा भाई? 8 से डिवाइड करते हैं 3 बार, 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो बेसिकली बुधवार के दिन 15। फिर कह रहा है कि गुरुवार को बुधवार की तुलना में 20% ज्यादा। 20% क्या होता है? 1/5। 1/5 यानी कि 5 से 6 कर दिया, 5 से 6 करेंगे यानी कि 15 से 18 कर देंगे। 5 तिया 15, 6 तिया 18, यानी कि 18 वो और 15 वो, तो टोटल कितना बना? तो आप कहोगे सर टोटल बन जाएगा 33। यही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई आपका। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक पिरामिड आकार का क्रिस्टल 12 सेंटीमीटर गहराई वाले वर्गाकार आधार के डब्बे में पूरी तरह फिट होने के लिए बनाया गया। एक ऐसा क्रिस्टल है कि नीचे बेसिकली 12 सेंटीमीटर गहराई का वर्गाकार आधार का डब्बा है, उसमें फिट होने के लिए बनाया गया है। वर्गाकार आधार की भुजा जो 5 सेंटीमीटर है, तो पूछा है कि क्रिस्टल का आयतन क्या होगा। भाई देखो क्रिस्टल क्या है? पिरामिड शेप का है। बस हमें एक बेसिक बात अगर पता होगी तो इस क्वेश्चन को पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। और वो बेसिक बात ये होती है कि प्रिज्म में क्या होता है कि बेसिकली देखो जनरली जब भी कोई प्रिज्म है, जैसे सिलेंडर अपने आप में एक प्रिज्म के आकार का होता है, तो बेसिकली क्या है, तो बेस का एरिया निकालो इनटू हाइट कर दो तो आपका वॉल्यूम आ जाता है। ये बेसिक आपकी आइडेंटिटी है, बेस एरिया इनटू हाइट। लेकिन जब हम पिरामिड बनाते हैं ना, तो कोई भी अगर एक रेगुलर ले लेते हैं चीज, कोई भी रेगुलर आपका
मतलब फिगर ले लेंगे तो उसमें से बेसिकली हमेशा 3 पिरामिड निकलते हैं। तो जब पिरामिड का वॉल्यूम निकालते हैं ना तो उसको 1/3 कर देते हैं, एक पिरामिड का निकालना हो। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक प्रिज्म है, उसको बेसिकली पिरामिड में काटा जाए तो 3 बराबर के पिरामिड उसमें से कट जाएंगे सीधे सीधे। तो मतलब सेम हाइट और सेम बेसिकली बेस के हिसाब से अगर काटते हैं हम तो ठीक है, तो 3 बेसिकली बन जाते हैं। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे ना तो क्या बन रहा है, तो आप कहोगे कि जब भी हम पिरामिड का वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 हमें करना पड़ता है। तो बेसिकली बेस एरिया क्या है, आप कहोगे सर भुजा 5 है तो 5 पंजे 25 बेस एरिया हो गया। हाइट क्या है 12 है, 12 से गुणा करेंगे 25 का और भाग कर देंगे 3 से, तो 3 से पहले ही भाग कर दो 4, 4 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत सिंपल है, कुछ और करना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक थैले में 3 लाल 4 काली और 5 सफेद, 5 सफेद और 2 नीली गेंद है। यदि यादृच्छिक, यादृच्छिक यानी कि रैंडम रूप से 4 गेंदें निकाली जाती हैं तो प्रत्येक रंग की ठीक एक गेंद मिलने की क्या प्रायिकता है। भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी आता है ये अटेम्प्ट करना चाहिए, अदरवाइज तुरंत जैसे ही देखा ना कि नीली गेंद है और प्रोबेबिलिटी है तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाइए। लेकिन अब मैं आपको एक बार बेसिक सी बात बता देता हूँ। देखो जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी का एक बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसमें हम रखते हैं कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या बनेंगे, और नीचे बेसिकली हम क्या रखेंगे, जो टोटल आउटकम होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। फेवरेबल आउटकम कैसे निकालते हैं भाई, देखो फेवरेबल निकालने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक बार समझने का प्रयास करना है भाई, मेरे पास में 52 कार्ड्स की एक डेक है, यानी ताश की पत्ती है, ताश मतलब ताश के पत्तों की वो है पूरी गड्डी जो बोल देते हैं अपन, है ना। उसमें मैं कहता हूँ हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, तो उन 52 पत्तों में से मुझे एक पत्ता निकालना है। उस पत्ते का हुक्म का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, उन 52 के बीच में हुक्म के हैं कितने, आप कहोगे सर 13 हैं, तो उसकी 13 प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कितने पे 13 है, टोटल कितने 52, तो 52 पे 13 यानी कि 1/4 बन जाएगी। तो ऊपर हमें फेवरेबल रखना है कि टोटल है कितने, और उसके बाद में नीचे में बेसिकली टोटल रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देख लेना है कि अगर मैं देखूं ना तो सारे के सारे ऑप्शंस मुझे डिफरेंट लग रहे हैं। यहाँ 100 है ऊपर, यहाँ 145 है, यहाँ 120 है, 144 है, और एक दूसरे के टेबल के भी नहीं है। यानी कि मुझे सारा कैलकुलेट नहीं करना है। मुझे अगर क्वेश्चन को जल्दी आंसर करना है तो अगर मैं सिर्फ फेवरेबल भी निकाल पाया ना मेरे भाई, तो उससे भी आंसर कर दूंगा। फेवरेबल कैसे निकालेंगे, टोटल गेंद कितनी है, ये 3 है, 4 है, 5 है और 2 है। भाई एक बात बताओ, ये बेसिकली टोटल 3 और 4 7, 7 और 7 बेसिकली 14 आपकी टोटल गेंद है। आप जैसे ही देखोगे, मैं यहाँ पे एक बार बेसिक समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लगेगा, लेकिन एक बार बेसिक बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो 3 आपकी रेड है, इसके बाद में अगर अपन कहें तो 4 आपकी काली है। सो ब्लैक की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक कितनी है, 4 है। इसके बाद में कह रहा है व्हाइट है, व्हाइट में लिख रहा हूँ यहाँ पे डब्लू 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 डब्लू, व्हाइट कितनी है, 5 है, ठीक है। और उसके बाद में ब्लू आपकी कितनी है, तो आप कहोगे सर 2 दे रखी है। यार एक बात बताइएगा, इतनी गेंदें, रेड 3 है, जैसे हुक्म के पत्ते 13 हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 13 आती है, तो आप कहोगे सर रेड की कितनी आएगी, आप आसानी से कह दोगे सर रेड की आ जाएगी यहाँ पे 3 अपनी, तो मैंने भाई 3 लिख दिया। इसके बाद में ब्लैक की कितनी आएगी, आप कहोगे सर ब्लैक के निकालने की 4 प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट की 5 है, और ब्लैक की बेसिकली 2 है। लेकिन अब इनको जोड़ मत देना आप, फेवरेबल निकालने के लिए, फेवरेबल निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा गुणा क्यों करना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना। जब मैंने एक रेड निकाली तो भाई इस रेड के साथ में हो सकता है ये ब्लैक निकली होती, हो सकता है ये ब्लैक निकलती, हो सकता है ये ब्लैक निकलती, हो सकता है ये ब्लैक निकलती। यानी कि इस रेड के साथ में 4 तो ब्लैक के कॉम्बिनेशन है, और मान लो मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया तो इसके साथ में व्हाइट के हो सकता है ये निकल जाती, 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 हो सकता है ये निकल जाती। ऐसे ही मान लो इस व्हाइट के साथ ले लेता तो हो सकता है ये ब्लू आ जाती, हो सकता है ये ब्लू आ जाती। सेम ऐसे ही अगर मैं दूसरी रेड लूंगा, या फिर यहाँ पर इस रेड के साथ ये वाली ब्लैक लूंगा ना, तो इस ब्लैक के साथ में भी ये सब पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे जोड़ने का काम नहीं करना होता, मैं क्या करना होता है, गुणा। तो अगर मैं फेवरेबल आउटकम निकालूंगा तो 4 तिया 12, 12 पन 60, दूनी 120, ऊपर जो मेरा न्यूमरेटर है उसमें 120 बनेगा। कौन से में बन सकता है, आपको एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये मुझे इतना सब पेपर में नहीं करना था, मेरे को प्रोबेबिलिटी का अगर ये बेसिक सा फंडा पता हो कि भाई फेवरेबल ऊपर आएंगे, नीचे आपका बेसिकली टोटल आ जाएंगे। टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को यहाँ पे, क्योंकि सारे न्यूमरेटर अलग थे। अगर टोटल निकालने की जरूरत पड़ती तो वो एनसीआर वाला जो फॉर्मूला होता है वो निकाल देते आप। एन यानी कि जो टोटल संख्या होती है, सी बेसिकली ये होता है, और आर बेसिकली जो उसका कितने हमने पेयर में निकाले। जैसे यहाँ पे 4 निकाल रहे थे तो यहाँ पे 4 हो जाती है, क्योंकि एक एक रंग की गेंद निकाल रहे हैं ना, तो 4 गेंद निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 14 हो जाता, r बराबर 4 हो जाता। इसको लगा के आप आसानी से टोटल भी निकाल सकते हैं। 1001 जो है इसके नीचे ये निकल जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन,
एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह जमीन के साथ जो कोण बनाती है उसका स्पर्शज्या, यानी कि स्पर्शज्या क्या होता है, ये कह रहा है कि अ लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल सच दैट द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट की बात कर रहा है, यानी कि टेन थीटा अपन को क्या दे रखा है भाई, तो आप कहोगे सर टेन थीटा 2.4 है। भाई 2.4 को आप बेसिकली 24/10 लिख सकते हो, और 24/10 ना लिख के सीधा 12/5 लिख दोगे, आप कहोगे सही है। भाई टेन थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर लंब बटे आधार, यानी कि ये एल है और ये आपका बेसिकली क्या है, बेस है। आगे कह रखा है कि यदि सीढ़ी की लंबाई 39 मीटर है तो सीढ़ी के निचले सिरे और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात करो। भाई ये कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी क्या है, ऐसे रखी हुई है, तो आप कह सकते हो सीढ़ी तो जो हाइपोटेनस होता है वो बनाता है ना, अगर ये दीवार है और ये बेसिकली सीढ़ी है तो आप कहोगे सीढ़ी ये वाली है ना, तो ये तो वही होती है ना, हाइपोटेनस बोलता है। इसका मतलब है कि ये लंब है आपका, लंब कितना दे रखा है 12, बेस कितना दे रखा है 5, तो बेसिकली हाइपोटेनस कितना होगा, तो आप कहोगे सर हाइपोटेनस 13, 13 की वैल्यू मेरे 39 दे रखी है, तो किसकी पूछी है हमें, कह रहा है कि दीवार के बीच की दूरी, बीच की दूरी तो ये बेस वाली बनती है ना, बेस वाला पूछा है, तो 5 का 3 गुना 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि a बराबर √11 प्लस √5 है, b बराबर √10 प्लस √6 है। बेसिकली इनका रिलेशन पूछा जाएगा, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो एक चीज मुझे देखते ही समझ आ रही है कि ये भी 11 और 5 16 हो रहे हैं, 10 और 6 16 हो रहे हैं, दोनों बेसिकली जोड़ने पर बराबर आ रहे हैं। इनका डिफरेंस 6 है और इनका डिफरेंस बेसिकली क्या है 4 है, तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या बड़ी होगी। अब आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, मैं भी बता भी दूंगा आपको। तो पक्की बात है कि b बड़ा होगा, तो b ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इसलिए होगा कि जब आप इसका स्क्वायर करते हो ना मेरे भाई, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनता है, ठीक है। अच्छा a स्क्वायर यानी ये और b स्क्वायर ये, a स्क्वायर ये और b स्क्वायर ये, तो ये भी 16 बनेगा, ये भी 16 बनेगा, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो दोनों में बराबर है, क्योंकि a प्लस b दोनों का क्या है, बराबर है। मेन बात किसकी आएगी कि भैया ab किसका ज्यादा है, यहाँ पे ab कितना है 11 पंजे 55, यहाँ पे ab कितना है 10 छिक्के 60। भाई जैसे ही आप देखो ना, मान लो 10 और 1 का गुणा करो आप, भाई दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 11 है, 10 और 1 लेंगे तो सबसे कम गुणनफल आएगा। वहीं पे मैं 9 और 2 ले लूंगा तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, मैं वहीं पे 8 और 3 ले लूंगा तो और बढ़ जाएगा। मैं सबसे ज्यादा कब आएगा, जब मैं 5 और 6 लूंगा, यानी कि जितना गैप कम गुणनफल उतना ज्यादा, तो जितना गैप कम गुणनफल उतना ज्यादा, यानी कि ए बी उतना ही ज्यादा, ए बी जितना ज्यादा उतना ही बड़ा संख्या। आप कहोगे सर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। समीकरण दे रखा है 4x प्लस 7y बराबर 28 के ग्राफ का x का अंतःखंड, x का अंतःखंड का मतलब होता है मेरे भाई x इंटरसेप्ट। भाई एक बात बताओ, ये दो अक्ष आपके होते हैं, एक ही होता है, एक ही होता है, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। जब x अक्ष पे मैं बात करूंगा तो x अक्ष जितना भी है तो y क्या होता है, 0 होगा इस जगह पे। y अक्ष पे x 0 होता है हमेशा, और x अक्ष पे बेसिकली क्या है, y 0 होगा। तो इस वाले में देखें तो x अक्ष का पूछ रखा है, मतलब x पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है y को 0 रख देंगे, y को 0 रखो इस इक्वेशन में, तो आप कहोगे ये पार्ट 0 हो गया, यानी कि 4x बराबर 28 आ जाएगा। 4x बराबर 28 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 3 अंक है बेसिकली, 0 अच्छा 3 अंक नहीं है, 0 3 5 7 8, ये तो 5 अंक है टोटल का। बिना पुनरावृत्ति का उपयोग करें कितनी विभिन्न 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकते हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। भाई एक बात बताइएगा, एक सिंपल सी बात, मेरे को 4 अंक की संख्या बनानी है, कुछ ऐसी संख्या बनेगी। अगर मैं देखूं तो पहली जगह पे लिखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या मैं 0 को पहली जगह पे लिख दूं तो संख्या बन पाएगी, आप कहोगे कभी नहीं बनेगी, वो तो 3 अंक की संख्या बनेगी अगर 0 सबसे पहले आ गया। इसका मतलब है कि पहली जगह पे रखने के लिए मेरे पास 4 अंक हैं, तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज हैं। जब भाई मैंने पहले पे कुछ लिख दिया है, पहली जगह पे अगर मैंने कुछ लिख दिया है, इसका मतलब क्या होगा, आप कहोगे कि सर जो इसका मतलब ये होगा कि अगले बार एक संख्या तो मेरी यहाँ पे मैंने लिख ही दी है, मैं मान लेता हूँ कि ए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मेरे पास में टोटल 5 संख्याएं नहीं है, 4 ही बची हैं। इस जगह पे तो चारों को भी लिख सकता हूँ, तो 4 यहाँ पे, और भाई जब एक यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज बचे हैं, आप कहोगे सर 5 में से 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इस पे बेसिकली कितना बनेगा, आप कहोगे सर इसके लिए 3 बचा, और उसी लॉजिक से लास्ट वाले के लिए कितना बचा, 2 संख्याएं बची। इतने बेसिकली आपकी भिन्न विभिन्न अंक मतलब संख्याएं बन जाएंगी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पहली बार में 3 ले लिया, ठीक है। जब यहाँ पे 3 लिया है ना, तो यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 7 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 8 लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं पहली जगह पे 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी बेसिकली 5 के साथ में मैं 0 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। ऐसे ही जब 7 ले लूंगा तो 0 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ,
3 लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ, कुछ ऐसे ही तो चलेंगे हम। इसका मतलब है कि हर 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 एक के साथ में, हर एक के साथ में हमारे कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे भी जोड़ना नहीं है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो 4 चौके 16, 16 48, 48 दूनी 96, करेक्ट आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि 20% अम्ल वाला एक विलियन x% अम्ल वाले दूसरे विलियन के साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है यदि प्राप्त मिश्रण में 14% अम्ल हो। भाई देखते ही वैसे ही आप कर दोगे, आप कहोगे सर यहाँ पे आ गया 20% वाला, यहाँ पे आ गया x% वाला, लास्ट में कितना आ रहा है हमारा 3 और 2 आ रहा है बेसिकली, और बीच में कितना आ रहा है 14 आ रहा है। भाई 14 में से 20 जाएंगे 6, 6 की वैल्यू अगर 2 है तो बेसिकली 6 की वैल्यू अगर अपनी 2 है, या यूं कहूं मैं कि इस 2 की वैल्यू 6, 3 गुना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ये बड़ा था तो ऊपर छोटा बनेगा, छोटा बनेगा बेसिकली, तो 14 में से 9 जाएंगे तो इसका मतलब है कि 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। भाई अगर आपको लगता है ना कि ये मिक्सचर एलिगेशन या रेशियो थोड़ा सा भी मुश्किल है, मैंने रिसेंट में सीजीएल के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप चाहो तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये पीपीटी खुली हुई है, ठीक है, मैंने अभी कराए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो आपको बढ़िया से आप जाके सर्च कर लेना एक बारी। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन बाय प्रशांत सर कर लेना, या टॉपर्स विजडम सर्च कर लेना। ठीक है, तो अपन टॉपर्स विजडम अगर आप सर्च करोगे ना, ठीक है, तो टॉपर्स विजडम, ठीक है, इसी चैनल पे मिल जाएगा जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, टॉपर्स विजडम जैसे ही आप सर्च करते हो तो ये चैनल आ जाएगा। ये मिक्सचर एलिगेशन की वीडियो है, अभी तो इस पर कम ही व्यूज गए, लेकिन बिलीव मी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे ना कि आप कहोगे सर मिक्सचर एलिगेशन कुछ होता ही नहीं है। सेम ऐसे ही ना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मुश्किल चैप्टर है कि यार इसके क्वेश्चन तो लग ही नहीं पाएंगे। मेरे भाई ऐसा है नहीं, ऐसा सिर्फ आपके मन में भ्रम है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन को माइंड में कैलकुलेट करना सीख लेना चीज़ों को तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है अगर आप इसको मुश्किल मानते हो ना तो आप अब तक सही तरह से देखे नहीं हो कि ये चैप्टर है क्या चीज़। तो आप ज़रूर देखें, ये दोनों वीडियोज़ देख लें। बाकी मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर्स भी डाले हुए हैं। आप देखिएगा, आपको मजा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये बहुत आसान चैप्टर होता है, इसको आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके इसके बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखो आगे देखें भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि sec x प्लस टेन एक्स बराबर 2 है तो sec x इंटू टेन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो या तो एक फॉर्मूला ही बना लेते हैं लोग कि उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं n² माइनस 1/2n। ठीक है, वो सेक्स निकल जा, मतलब सेक मतलब n² प्लस 1/2n, ये बेसिकली टेन की वैल्यू आ जाती, सेक की वैल्यू आ जाती है, और n² माइनस 1/2n ये बेसिकली आपकी सेक की आ जाती है। गुणा करके देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, या तो ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद है, अपन उस वाले ट्रिक पे चलते हैं कि हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे को इतनी तो समझ है कि ये sec x है, ये tan x है, और मेरे को यहाँ से बेसिकली sec x और tan x चाहिए। भाई आपने बचपन में वो तो पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का और अक्क बट्टे लाल, यही तो कहते हैं हम। तो जब हम लाल बट्टे कक्का पढ़ते हैं तो हमें पता है बेसिकली सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर सेक थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ऊपर क्या आ गया आधार और नीचे क्या आ जाएगा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो टेन थीटा होता है ये क्या होता है, आप कहोगे लंब बटे आधार, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि बेसिकली टेन थीटा क्या होता है आपका, तो लंब बटे आधार। अच्छा, ये आधार बटे कर्ण नहीं होता है, उल्टा लिख दिया, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, ये कर्ण बटे आधार होता है, माफ कीजिएगा, है ना, कर्ण बटे आधार होता है। तो ऊपर बेसिकली क्या बना, कर्ण का और लंब का गुणा, और नीचे क्या बन रहा है आधार का स्क्वायर। अब जो भी आंसर आएगा नीचे वाली संख्या आपकी क्या बननी चाहिए, स्क्वायर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए किसी का, बिल्कुल, क्योंकि देखो ये पूरा नंबर है, होल नंबर है। अगर एक होल नंबर यहाँ पे दे रखा है यानी कि कोई रूट वगैरह नहीं है, तो हमारी वैल्यू कभी भी रूट में नहीं जाएगी। रूट में नहीं जाएगी तो ऐसी कौन सी संख्या नीचे जो स्क्वायर है, आप कहोगे ये 15 ये नहीं बनेगा, ये 15 ये नहीं बनेगा, ये 16 ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 है, ये बेसिकली 2 का स्क्वायर है। अगर मैंने आधार को 2 ले लिया क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो क्या कर्ण और लंब आपके नॉर्मल नंबर बनेंगे? क्या 2 किसी ट्रिपलेट में आता है? आप कहोगे नहीं आता है। क्या 4 किसी ट्रिपलेट में आता है? मैं कहूँगा बिल्कुल आता है। और वैसे ऊपर दिखाई भी दे रहा है कि अगर आधार को मैंने 4 मान लिया तो 5 और 3 बन रहा है ऊपर, तो आप कहोगे सर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो फॉर्मूला बनाया भी जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
वो फॉर्मूला आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पता ही है कि sec x प्लस टेन एक्स बराबर 2 दे रखा है, मैं फॉर्मूला ही निकाल के बता देता हूँ, उसमें पुट कर लोगे उससे काम चल जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो आपने ये बेसिक आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इसको कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होती है, तो मैं यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है उसके हिसाब से भी चाहूँ तो रख सकता हूँ कि 2 रख दिया, और बेसिकली फिर क्या बचा, ए माइनस बी बचा, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। इसको यहाँ से अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो आप कहोगे सर 1/2 हो जाएगा। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो आप ये कहोगे ना सर, आप ये कहोगे ना कि देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है 2, इन दोनों को जोड़ दोगे इसको और इसको, तो सेक थीटा एक ये, इस सेक थीटा ये, 1/2 ये, मतलब 1/2 ये और 2 ये, तो आप आसानी से कहोगे सर कि ये आपका बेसिकली कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 सेक थीटा बराबर 5/2। तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 5/4 आ जाएगा। अगर सेक थीटा आपका 5/4 है तो ये आप जानते हैं कि कर्ण है, ये आप जानते हैं कि आधार है, तो आप आसानी से लंब निकाल सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल निकाल देंगे सर, वो 3 आ जाएगा। अगर वो 3 आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं निकालना ही क्या था, ये निकालना था। ये बेसिकली आप कह दोगे सर 5/4 है, तो 10x आपका क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 10x ऐसे में 3/4 आ जाएगा, तो बेसिकली कितना बनेगा, 5 3 15, 15/16 करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना सब आपको करने की नीड नहीं है, अगर बेसिक सी समझ आपके अंदर हो कि जब भी मैं सेक और टेन ले रहा हूँ तो नीचे मेरा आधार का स्क्वायर बन रहा है और ऊपर मेरा लंब और कर्ण दोनों बन रहे हैं। ऑप्शन के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये दोनों तो स्क्वायर है ही नहीं पूरे नंबर के, और अगर ये सेक और टेन में पूरा नंबर नहीं बनता तो 2 नहीं आ सकता था यहाँ पे। अगर 2 आ रखा है इसका मतलब है कि संख्या हमारी जो इनमें से कोई भी, ना तो आधार ना ही कर्ण और ना ही लंब, एक भी रूट में नहीं रही होगी। क्योंकि अगर इनमें से देखो, इसमें आपका बेसिकली क्या आ गया, तो आप कहोगे सर इसके अंदर हमारा कर्ण भी आ गया और आधार आ गया, इसके अंदर हमारा लंब आ गया और आधार आ गया, यानी कि लंब भी आ रखा है, आधार भी आ रखा है, कर्ण भी आ रखा है, और उसके बाद भी हमारा आंसर रूट में नहीं है। आंसर रूट में नहीं है तो उनमें से कोई भी नंबर रूट में नहीं होगा, दैट्स इट। क्योंकि अगर उनमें से कोई भी रूट का नंबर आ जाता तो ये वाली जो चीज है वो रूट में आ जाती। अगर ये रूट में नहीं है तो सब कुछ आपका क्या है, एक ट्रिपलेट रहा होगा, कंप्लीट ट्रिपलेट का हिस्सा रहेगा। और अगर कंप्लीट ट्रिपलेट का हिस्सा रहेगा तो वो ट्रिपलेट आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बनते दिखाई देगा, कहीं और दिखाई नहीं देगा। बेसिक समझ है मैथ्स की, अगर आपको समझ आती है चीजें तो ठीक है, मैं तो समझ पाता हूँ, आप भी समझ पाओगे अगर आप सही जगह से पढ़ रहे होगे, चीजें सही कर रहे होगे। तो देखो कह रहे हैं कि 400 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है एक कार, है ना। यदि कार की गति 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए, वही दूरी 2 घंटे पे कम लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। कार की नई गति क्या है, ऐसे क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है, 10 घंटा मतलब 10 किलोमीटर, 2 घंटा, 400 किलोमीटर। ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमें ऑप्शन से तुरंत चले जाना चाहिए। भाई नई गति अगर 40 है तो पुरानी कितनी होगी, 30 होगी, 30 से तो इसमें भाग ही नहीं जाता, गलत हो जाएगा। नई इतनी है 20, तो 20 का बेसिकली कितना चला जाएगा, आप कहोगे सर 20 से चला जाएगा 20 घंटे, और 10 से जाता है बेसिकली 40 घंटे, 2 घंटे का गैप चाहिए, 20 का नहीं चाहिए। अगला देखेंगे 50 अगर नहीं है तो आप कहोगे सर 50 का कितने से जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 5 से 40, 0 से 0 काट देंगे तो 8 घंटे, और पुरानी कितनी रहती है 40, तो 10 घंटे, 8 और 10 घंटे, ये सही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखते ही ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। वैसे मैंने ये एलिमिनेट करके दिखाएं, आपको सीधा पहुंचना ही इस पे था, क्योंकि आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि यार 400 है, 400 में किसी संख्या को हम देखें तो 2 का बेसिकली डिफरेंस आएगा, तो वो बेसिकली 2 का और 10 का बन रहा है, तो बेसिकली वही है कि 40 गुणा 10 और 50 गुणा 8, यही आपके ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आसानी से आप आंसर मार्क कर सकते थे। अगर इसमें पूछता ना पुरानी गति क्या है, तो पुरानी 40 आ जाता। देखो दुकानदार टी शर्ट की 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ का ऑफर देता है, प्रत्येक टी शर्ट पर उसे लागत 200 पड़ती है, प्रभावी हानि क्या होगी। भाई 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाओ, इसका मतलब टोटल आदमी लेके कितना गया, 8। मैं बेच रहा हूँ, मेरे पास से तो 8 गए, पैसे मिले 5 के मिले, इसका मतलब है 8 पे 3 का लॉस। भाई 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 होता है 37.5%। ढूंढ लो एक बार ऑप्शन, पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि देखो ये बेसिकली क्या है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है। ऑर्थो सेंटर लाइट्स आउटसाइड द ट्राइंगल। भाई ऑर्थो सेंटर कौन से ट्राइंगल में बाहर लाई करता है, जो ऑब्ट्यूज बन जाता है ना, चौड़ा हो जाता है, तो ट्राइंगल के बाहर चला जाता है, जो लंब केंद्र होता है। ठीक है, सेंट्रोइड इन सेंटर कोलिनियर है। मैं मान लेता हूँ एक बार को आपको पता नहीं है, मैच द फॉलोइंग है, इसका मतलब हमारे लिए चीजें कुछ आसान होंगी।
सर्कम रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन से ट्राइंगल में होती है? सिर्फ एक ही में होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में, और कहीं तो हाइपोटेनस होती नहीं है। आप कहोगे सर ये जो एक एक लिख रखा है, ये इसको ऐसे कर लेते हैं ना अपन, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, तो तीन किससे मिल रहा है? आप कहोगे सर तीन को हमें बेसिकली बी से मिलाना है। तीन को बी से मिलाना है, दो ऑप्शन आपके यहाँ खत्म हो जाते। और एक को किससे मिलाना था? आप कहोगे सर ऑप्टिव से। एक को सी से मिलाना था, एक सी से यहाँ, डी से यहाँ, एक ही ऑप्शन बचा, एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्षों में 1200 तथा 4 वर्षों में 1500 हो जाती है। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है तो यानी कि हर साल बराबर अमाउंट बढ़ेगा। भाई 2 साल में 1200 है तो 4 और 4 में 1500, तो अगले 2 साल में 300 रुपये मिले, तो पहले 2 साल में भी 300 मिले होंगे, तो ओरिजिनल राशि क्या रही होगी? 900 रही होगी। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पी और क्यू मिलकर एक परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू से 35% अधिक दक्ष है। भाई 5% होता है 1/20, तो 35% हो जाएगा 7/20। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर पी आपका बेसिकली क्या है, मतलब क्यू अगर आपका 20 है तो पी आपका क्या है? 27 है। ठीक है, 7/20। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ से रेशियो जस्ट हमने निकाल दिया जिससे क्वेश्चन हमारे लिए आसान रहे। यदि वे दोनों मिलकर परियोजना पूरी होने तक कार्य करते हैं, ठीक है, दोनों कार्य करेंगे मिलकर, यानी कि 47 कार्य करेंगे एक दिन में, तो कुल कार्य का लगभग कितने % भाग पी द्वारा किया जाता है? अगर ये पूछता कि कुल कार्य कितने दिनों में किया जाता है, मुझे यही लग रहा था यही पूछेगा, तो कुल कार्य की पूछेगा तो आप कहोगे सर एक दिन में 47 हिस्सा कर लिया। मुझे नहीं पता है काम कितना है, लेकिन काम अपने आप में 100% होता है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। 27 ये कर रहा है, 20 ये कर रहा है, जो भी काम हो रहा है, ठीक है, तो आप निकाल लेते हैं। यहाँ से काम भी निकाल सकते थे कि 10 दिन में इतना हो रहा है, 20 दिन में इतना हो रहा है, वो निकाल लेते। लेकिन भाई एक बात बताओ, ठीक है, पी की एफिशिएंसी 27 है, क्यू की एफिशिएंसी आपकी कितनी है? 20 है। पूछ रहा है कि पी द्वारा कितना भाग किया जाएगा। पी 50 इससे ज्यादा एफिशिएंसी रखता है तो काम भी ज्यादा करेगा, ज्यादा काम करेगा तो 50% से ज्यादा काम करेगा, एक ऑप्शन आपका हट जाता है। अच्छा, अब बाकी का देख लेते हैं। भाई एक बात बताओ, मैं मान लेता हूँ पूरा काम 100 रहा होगा, 100 रहा होगा तो दोनों सेम रेशियो में करेंगे। इसका मतलब है कि अगर टोटल काम यहाँ पे कितना जा रहा है, आप कहोगे सर 20 और 27 47, 47 में से 27 ये कर रहा है, इसको डबल कर देता तो ये 94 हो जाएगा। ये बेसिकली 27 दूनी आपका कितना बन जाएगा? इसको डबल कर देंगे बेसिकली तो 94 बनेगा। 27 का डबल कितना बनेगा? आप कहोगे सर 54 बनेगा, और इसका 40 बनेगा। यहाँ पे 94 बन रहा है ना, 94। आप कहोगे सर 94 में से ही 54 कर दे रहा है, तो इसका मतलब है 54 से थोड़ा सा ज्यादा करेगा। अगर 54 आगे 6 काम और बचा है जिसमें से कुछ ये करेगा कुछ ये करेगा, अगर ये पूरा का पूरा भी कर देता तो भी 60 होता, तो 61 तक तो नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब यही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि संख्या ये है, ये संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई ऑब्वियस सी बात है, आप इसको ऐसे कह सकते हो, देखो कि ये 25 इंटू -1, -1 इसलिए अलग से लिखना पड़ रहा है हमें क्योंकि -1 हमें पता है कि आई बनता है ना लास्ट में, और वो बेसिकली जो इमेजिनरी नंबर होता है। तो आप आसानी से कहोगे सर इसको 25 को बाहर निकाल देंगे तो 5 ये बनेगा। इट इज नीदर अ रियल नंबर नॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये ऑप्शन नहीं बन सकता है। आगे, इट इज अ रियल नंबर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर ये रियल नंबर ही नहीं है। इट इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, रियल नंबर ही नहीं है। नॉट अ रियल नंबर बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियल नहीं है क्योंकि रियल नंबर में बेसिकली आपके इमेजिनरी नंबर नहीं आते हैं, और अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ गया, बेसिकली कहा जाता है कि जब भी बेसिकली किसी चीज का जो अंडर रूट लेते हैं ना हम, तो वहां पे पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए जब अंडर रूट लेते हैं। तो अगर संख्या पॉजिटिव आती है ना तो बेसिकली वो रियल नंबर होता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये तो लेकिन इसका अंडर रूट ले रहे हैं तो -1 बन रहा है, ठीक है, -1 बन रहा है, इसका मतलब है अंडर रूट लेने पे -1 है, रूट के अंदर -1 है तो इमेजनरी है। इमेजनरी है इसका मतलब है कि रियल नहीं है, तो ये ऑप्शन इसीलिए खत्म हो गया। कॉम्प्लेक्स हर नंबर होता ही होता है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। लास्ट वाला बचा, यही करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे। यदि कक्षा ए में 12 लड़के और 6 लड़कियां हैं, कक्षा बी में 15 लड़के और 5 लड़कियां हैं, तथा कक्षा सी में 9 लड़के 18 लड़कियां हैं, तो किस कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात सबसे कम है? लड़कों और लड़कियों का सबसे कम है। देखो सबसे कम यहाँ पे बेसिकली 12 और 6 यानी कि 2 है, 6/12 है ना, मतलब 12/6 2 है। यहाँ पे बेसिकली 3 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे बेसिकली कितना आ जाएगा 1/2। तो सबसे कम पूछा है तो सी में सबसे कम है, करेक्ट आंसर। 3 असमरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? भाई 3 बिंदु अगर होंगे जो एक रेखा में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ एक बनेगा। मेरे पे तो सर्कल भी ढंग से नहीं बना है, वैसे मेरे पास में डिजिटल बोर्ड है। आजकल हर चीज़ के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी गई है टीचर्स को, और टीचर्स ऐसे करके सर्कल बना सकते हैं और फिर इस पर 3 बिंदु बनाए जा सकते हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु,
और 3 बिंदु, 3 कहीं भी बना लेना लेकिन सर्कल एक ही बनेगा, इनसे कोई भी दूसरा सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके ध्यान रख लेंगे। सुविधाएं आजकल इतनी उपलब्ध हो गई हैं, सर्कल नहीं बना पा रहे हो ठीक है, ये लो जी सर्कल बना लो। व्यूज नहीं आ रहे हैं ठीक है जी, पैसे दो व्यूज बढ़वा लो। लाइक नहीं आ रहे हैं, लाइक बढ़वा लो। कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट बढ़वा लो। सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर बढ़वा लो। और बढ़वाना नहीं चाहते तो नया चैनल खरीद लो, जो करना है। और अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया काम है कि कंट्रोवर्सी कर लो, उससे व्यूज पक्का आ जाएंगे। देखो आगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 60% है, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 20% है। यदि शंकु की त्रिज्या 10 सेमी है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी आइडेंटिटी पे जो थोड़ी देर पहले बताया था। अगर बेलन आपका एक प्रिज्म है तो शंकु अपने आप में एक पिरामिड है, यानी कि शंकु क्या होता है 1/3 होता है अपने आप में। ठीक है, तो आप देखेंगे, मैं मान लेता हूं कि बेसिकली शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 60% है। ठीक है, तो बेसिकली शंकु को यहां ले रहा हूं, ये 60 है, और बेलन को यहां ले रहा हूं, ये पूरा का पूरा 100 है। तो यहां से आप कहोगे 5-3 का रेशियो तो वैसे ही आ जाता है इनके बीच में। ठीक है, तो बेलन का मतलब शंकु का आयतन ऊपर लिख लूं, शंकु का आयतन बेसिकली सबसे पहले 1/3 करेंगे तो नीचे एक 3 और आ जाएगा, है ना। 1/3 का 3 नीचे ही तो आ जाता है। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं, शंकु की ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 20% है। अगर शंकु की ऊंचाई 5 दे रखी है तो बेलन की बेसिकली कितनी है, आप कहोगे सर 1 है। इसके अलावा शंकु की त्रिज्या कितनी है, आप कहोगे सर 10 दे रखी है, तो 10 गुणा 10 यानी कि 100 लिख लेंगे, मैंने डायरेक्ट 100 लिख दिया था। यहाँ पे बेसिकली कहा है कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये इसका आर है। आप कह दोगे सर देखो ये बेसिकली 10 है, ये 10 है, इस 5 से अच्छा ये 5 एक और ऊपर आ जाएगा हमारा इधर। ठीक है, यहाँ पे 5 ले आते हैं, एक ये और एक ये वाला 5, और आर तो नीचे है ही। तो आप कहोगे सर इसका आर कितना बना, तो आर बराबर एक 5 ले लेंगे, एक 10 ले लेंगे, और डिवाइड में बेसिकली 3 ले लेंगे। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, मैं हाँ ये मैंने सिर्फ आर लिख दिया, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने सीधा रूट ले लिया है, एक 5 लिया है मैंने यहाँ से, और यहाँ से बेसिकली एक 10 लिया है। क्यों एक 10 लिया है, क्योंकि आर बेसिकली यहाँ पे 2 बार था, और मुझे अगर एक बार जाना तो मैं डायरेक्ट आधा कर दूंगा। 3 भी एक लिया, यहाँ पे 2 3 थे, यहाँ पे बेसिकली 2 5 थे, उसमें से एक 5 लिया, 2 10 थे, उसमें से एक 10 लिया, 2 3 थे, उसमें से एक 3 लिया, तो 2 आर थे, उनमें से एक आर लिया। जस्ट डायरेक्ट करने के लिए यार, समझदार बच्चे हो, अगर आप टेस्ट लगा रहे हो ना इस टाइम पे, तो मैं मान के चलता हूँ कि सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और इतने समझदार हो कि ये वाली चीज़ समझ सकते हो कि सिंपल है। जस्ट एक बार लिखना होता है, उसके बाद में सब चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखो आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरा 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक प्राप्त करता है अधिक। देखो भाई 25 पे 30 अंक कम रह जा रहे थे, 40 पे 30 अंक ज़्यादा चले गए। 15 का गैप आया था परसेंटेज में, लेकिन मार्क्स में कितने का गैप आ गया, 60 का। 15 की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू पूछ रखी है, 400 हो जाएगी। 15 चौके 60 है ना। अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 17 मीटर है, इसके चारों ओर 8 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है भाई, 17 मीटर ये है, तो जो बाहर वाले की त्रिज्या बनेगी पूरे की वो कितनी बनेगी, आप कहोगे सर 17 और 8 25 बनेगी। सिंपल सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है 25 के स्क्वायर में से 17 का स्क्वायर घटा देंगे, और उसके बाद में बेसिकली उसका 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें तो बेसिकली पाई आर तो कॉमन, मतलब पाई तो कॉमन ही रखना है। अगर इस तरीके से हम जाएंगे यानी कि पक्की बात है कि हमारा 11 के टेबल का तो रहेगा। क्या ये 11 के टेबल का है, आप कहोगे सर कतई नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या ये 11 के टेबल का है, आप कहोगे सर 5 और 1 6, 5 और 1 मतलब 0 और 1 6, तो ये बन सकता है। ठीक है, ये देखेंगे 9 और 1 10 है, ठीक है, 8 और 6 14 नहीं बन पाएगा। ठीक है, 9 8 और 1 9 है, और ये 2 है, नहीं बन पाएगा। एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेसिकली इसको सरल करवाने की कह रहा है बेसिकली देखो 1/2 यानी कि ये तो 3/2 हो गया, इंटू 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 3/4 इधर आ गया आपका। इसको बेसिकली क्या लिख सकते हो, 5 दूनी 10 और 2 12/5। 0.2 को बेसिकली क्या लिखेंगे 1/5, लेकिन गुणा हो जाएगा तो बेसिकली ऊपर में गुणा होगा, तो आप कहोगे सर 5 से 5 काट दिया, 12 ये है और 3/4 ये है, 3/4 यानी कि 0.75, 12.75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलोमीटर को 4 मिनट में दौड़ सकता है ए, ठीक है जी। बी 1 किलोमीटर को 5 मिनट में दौड़ सकता है। जो देखो, अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है ना, उसको देख लेना। ये क्वेश्चन आपको लगेगा ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। एक 4 मिनट में जो दूरी दौड़ रहा है, दूसरा 5 मिनट में दौड़ रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम रही होगी। अगर इसकी स्पीड 4 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अच्छा जी, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की बढ़त दे सकता है, 1 किलोमीटर दोनों को दौड़ना है, तो ए कितना दौड़ेगा 1000 मीटर, तो बी कितना दौड़ पाएगा ये पूछा है। ए की स्पीड कितनी निकाली हमने 5, तो बी की कितनी है 4, तो जितने में वो
5 दौड़ता है वो 4 दौड़ता है तो वो 1000 दौड़ेगा तो वो 800 दौड़ेगा, यानी कि कितने का गैप दे पा रहा है? आप कहोगे 200 का। अब वो 200 पीछे छोड़ दो तो भी वही बात है, या 200 पहले से कह दो कि चल तू 200 मीटर से आगे भाग, तो भी वही बात है। इसका मतलब है 200 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, यदि प्रिंसिपल का वजन भी जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रिंसिपल का वजन ज्ञात कीजिए। भाई प्रिंसिपल जब आता है अपने लिए 45 तो ला ही रहा है, भाई सबका 45 था ऑन एन एवरेज। प्रिंसिपल जब आया तो अपने लिए 45 तो लाया ही, साथ ही साथ में इन 20 छात्रों के लिए 2-2 लाया, और क्योंकि एवरेज बढ़ाना यानी कि खुद के लिए भी 2 एक्स्ट्रा लाया। समझना, जैसे ही प्रिंसिपल आया 47 हो गया, तो या तो आप ऐसे कह दो कि जो प्रिंसिपल था अपना 47 लेके आया, प्लस में इन सब के लिए 2-2 और ले आया, तो 47 अपने लिए और 2-2 इन सब के लिए, और ये कितने थे टोटल? 20 थे, यानी कि 40 इनके लिए। 47 और 40 87 होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का देख लेते हैं यहाँ से। बाकी मैथ्स का आपको कैसा लगा एक बारी जरूर बताना, और कमेंट करना कि कैसा लगा आपको ओवरऑल मैथ्स। थोड़ा सा हमने स्पीड में कराया आपकी बार, वैसे जो हमने क्वेश्चंस कराए आपने वो देखे होंगे, बड़े डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, और हर एक चीज़ को लॉजिकल तरीके से पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के साथ में ये क्लासेस मैंने स्टार्ट करी हैं, चाहे वो मॉक का डिस्कशन हो, चाहे वो मैथ्स के जो बाकी के जो चैप्टर्स मैंने कराए हैं उनका हो। ठीक है, आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का ये है कि आइडेंटिफाई, ये तो अपना ही सब्जेक्ट है, बहुत पुराना है ना, तो आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। सो ट्रेंचेंट दे रखा है। ट्रेंचेंट बेसिकली जनरली आर्ग्यूमेंट वगैरह के लिए आता है, तो TRENCHANT होता है, ई नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है। आगे एम्बेलिशमेंट यानी कि एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना होता है ना, तो EMBELLISH यहाँ तक सही है, MENT भी सही है, यानी कि लुक्स करेक्ट। आगे स्वेल्टरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत गर्म होती है, तो SWELTERING होता है, तो यहाँ पे ई मिसिंग है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो मिस, ये जो इनकरेक्ट स्पेलिंग होता है ना, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखना चाहिए। ये बूरिस आपको दिखाई दे रहा है, बूरिस बेसिकली जो थोड़ा सा असभ्य होता है ना, तो इसमें BOORISH होता है, तो इसमें ना ये ई एक्स्ट्रा रखा है, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकिक मीडियम हेल्प्ड हर, क्या पूछा है? इसका सिनोनिम पूछा है भाई। साइकिक बेसिकली होता है जनरली ऐसी मेंटल पावर्स जिनको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ अनयूजुअल पावर्स जो होती हैं, तो बेसिकली ऐसी अनयूजुअल पावर से वो डिसीज्ड जो लव्ड वंस थे उनसे बेसिकली कनेक्ट कर पा रहा था या कर पा रही थी। ठीक है, लड़की है यहाँ पे, हर है। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम बेसिकली क्या सेक ही बनेगा? नहीं बनेगा मेरे भाई, सेक ही तो थोड़ा सा डाउट में रहता है। डेसिपेट करना नहीं बनेगा, स्क्वेंडर करना, वेस्ट करना होता है ना, मैंगल भी नहीं बनेगा, खराब करना। ये क्लैरवोएंट होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अनयूजुअल मेंटल पावर्स होती हैं। आगे देखेंगे। सेरेन का बेसिकली क्या पूछा अपन को? एंटोनिम पूछा है। सेरेन का मतलब होता है काम, पीसफुल, है ना, ट्रैंक्विल, तो क्या बनेगा इसका? सबसे पहले मेरे भाई अगर मैं रेंट देखता हूँ, तो रेंट करने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बकवास करना, कुछ किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, बकवास करना, तो ये तो वर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव है, फिर भी अपन ऑप्शन में रख लेते हैं। एज का मतलब होता है किनारा। क्योटिक का मतलब होता है जहाँ पे पूरा क्योस हो रखा हो, हैवॉक हो रखा हो, पूरा उथल पुथल हो रखी हो। दिस लुक्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट एंटोनिम है, तो रेंट फिर हमें यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि ये वैसे भी वर्ब है। और टेंड बेसिकली किसी की जो टेंडेंसी होती है, किसी का झुकाव किसकी तरफ होता है। अगला क्वेश्चन आपका लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है कोई बहुत आसान काम, अ पीस ऑफ केक, लाइक अ केक वॉक। ठीक है, तो बेसिकली परफेक्ट ऑर्डर नहीं कहेंगे, ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं कहेंगे, डोमिनेट समवन भी नहीं कहेंगे, एक्सट्रीमली ईजी जो होता है ना, यही बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट ऑर्डर के लिए एक इडियम ध्यान रखना, एप्पल पाई ऑर्डर जो होता है ना, जनरली उसको हम परफेक्ट ऑर्डर कह देते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अगला आपका क्या है? स्क्वेल। अब स्क्वेल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्क्वेल होता है एक तरीके से आंधी, आंधी जो होती है, तो इसका क्या पूछा हमें? सिनोनिम पूछा है। इरिस्केबल का मतलब होता है इजीली इरिटेबल, जिसको इरिटेट किया जा सकता है। स्टिफ भी नहीं बनेगा, ठीक है, स्टिफ होता है ना थोड़ा सा टाइट सा, है ना। इसके अलावा टेंटलाइजिंग का मतलब है जो आपको टेंटलाइज करे, मोहित करे, आकर्षित करे, नहीं। टेम्पेस्ट बेसिकली आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पॉलिटिशियंस प्रपोजल वाज मैट विद रिबफ। रिबफ का बेसिकली एंटोनिम पूछा है, बड़े वो क्या पूछ रखे हैं। रिबफ करने का मतलब होता है बेसिकली किसी को अपोज करना, विरोध करना। एंटोनिम पहला ही अप्रूव दिख रहा है आपको। ब्रिस्क जो तेज होता है, हेस्टन जल्दी करना, क्वेस्ट सर्च होता है। अगला देखेंगे। चीयरफुल हो गया, कैजुअल हो गया, केयरफुली हो गया, इसका क्या पूछा है? वन वर्ड है क्या ये? थेफ्ट तो चोरी होता है। ब्लाइथ बेसिकली आप बोल सकते हैं, ब्लाइथ। ब्लाइथ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो थोड़ा सा चीयरफुल हो, ठीक है, जो बेसिकली हैप्पी रहे, बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहे, उसको ही बोल देते हैं ब्लाइथ। ब्लाइथ पढ़ते हैं इसको। एक बार इसको कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, साल्म क्या होता है? साम, ठीक है, साम। इसमें पी भी साइलेंट है, एल भी साइलेंट है, ठीक है। और क्रिस्प का मतलब बताएंगे?
क्रिस्प, क्रिस्प होता है जनरली कोई चीज जो थोड़ी सी छोटी होती है ना, कंसाइज होती है। आगे इसको कमेंट बॉक्स में बताना आपको। साम, साम क्या होता है? बहुत सिंपल वर्ड है, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखो आगे, अगला क्या है आपका, विद दिस जॉब ऑफर यू हैव द बॉल एट योर फीट। जनरली आपने ईडीएम एक सुना होगा कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब होता है कि आपको अगला मूव लेना है, आपको अगला डिसीजन लेना है। लेकिन यहाँ पे ईडीएम आ रखा है हैव द बॉल इन योर फीट। इसका मतलब होता है कि टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग। जैसे ये स्पोर्ट्स से निकले हुए ईडीएम है दोनों ही। अगर बॉल आपके पैरों में है तो यानी कि आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, आप ही बेस्ट पोजीशन में हो, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मेडिसिन दैट कॉजेज होना चाहिए था, दैट कॉजेज वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कराने वाली। देखो ये कैसेरोल तो बेसिकली जो बर्तन होता है ना एक, जिसके अंदर डिश वगैरह रखी जाती है, वो होता है, ये नहीं बनेगा। एविसाइड बेसिकली बर्ड हत्या होती है, ये भी नहीं बनेगा। चैपेल एक छोटा गिरजाघर होता है, ये भी नहीं बनेगा। एमिटिक का मतलब होता है जो वॉमिट कराए, है ना, एमिट करना, एमिट करने का मतलब होता है ना बाहर निकालना। आगे अगला आपका क्या बनेगा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट। अच्छा, एरर डिटेक्शन का है। आफ्टर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्टिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीइंग। बीइंग क्या, तो ह्यूमिलिएटेड आपका लिंकिंग वर्ब के बाद में आपका कॉम्प्लीमेंट है। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द मीटिंग। ही डेयर नॉट टू फेस, भाई डेयर आपका एक मॉडल है, क्योंकि नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, नॉट के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब से पहले टू नहीं लगाएंगे, दैट्स इट। सी ऑप्शन। डेयर और नीड जब मॉडल होते हैं तो इनके साथ में टू प्लस वी1 नहीं आता। आगे तो ही डेयर नॉट फेस हिज कलीग्स टुडे। आगे अगला आपका, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज सजेस्टेड दैट द सीईओ डैश इज। अब देखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सजेस्टेड आपकी मेन वर्ब है, दैट आपका कंजंक्शन है, द सीईओ सब्जेक्ट आगे आना है। भाई सजेस्टेड के बाद में अगर दैट क्लॉज आती है तो उसके आगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं, अगर उनको हमने मेन क्लॉज में यूज कर रखा है, ऐसा कोई भी मेन क्लॉज के अंदर शब्द आ जाए जो किसी इनडायरेक्ट सजेशन को दिखाए, या किसी रिक्वेस्ट को दिखाए, या किसी डिमांड को दिखाए, या फिर किसी नेसेसिटी को दिखाए, रिक्वायरमेंट को दिखाए, तो मेन क्लॉज में यानी कि दैट क्लॉज जो होती है, दैट क्लॉज के अंदर मेन क्लॉज में अगर रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, सजेशन है, तो जो दैट क्लॉज है उसके अंदर हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाना होता है। सब्जेक्टिव लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है अमेरिकन इंग्लिश का, एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश का। ब्रिटिश इंग्लिश में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेफर किया जाता है, तो हमारे एग्जाम में भी हमें शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म को प्रेफर करना चाहिए। अमेरिकन इंग्लिश सीधे बेस फॉर्म लिख देती है, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स को ड्रॉप कर दिया जाता है, और टेंस के रूल्स भी ड्रॉप हो जाते हैं। टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपकी बेस फॉर्म आएगी सिर्फ। अब आप देख लेते हैं, ये बेस फॉर्म नहीं है, ये गलत है। ये पास्ट की फॉर्म है, ये गलत है। ये विल लगा रखा है, गलत है। सबमिट आपका करेक्ट है। यहाँ पे शुड सबमिट और होता तो शुड सबमिट आपका और भी सही करेक्ट होता। आगे अगला कह रहा है कि द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क, मैनेजर ने क्लर्क से पूछा। अच्छा मेरे भाई, आप अभी तैयारी कर रहे हो इंग्लिश की, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। देखो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो बेसिकली क्या है, आपको सिंपल सर्च कर लेना मेरे भाई 101 रूल्स ऑफ ग्रामर। अभी रिसेंट में ही मैंने कराए हैं, और बड़ी ज़बरदस्त ये वीडियो है आपके लिए, बड़ी ज़बरदस्त ये वीडियो है। आपको देख के ना मज़ा आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहुत शानदार तरीके से कवर कराए हैं, तो अगर आपने अब तक ये रूल्स नहीं देखे, इनको जरूर देखना। भाई इतना जबरदस्त कंटेंट है ना कि जब भी आप देखोगे ना आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि जितना लेटेस्ट पैटर्न आया है, एडिक्विटी या कोई भी आप बात करना चाहते हो, सब कुछ इसमें मैंने कवर करा है बड़े अच्छे तरीके से, तो देखना जरूर, मजा आ जाएगा आपको। वहां पे ये सब चीजें मैंने सब्जेक्टिव मूड वगैरह सब कवर कर रखा है। द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क टू अकाउंट विथ, मेरे भाई अकाउंट जब वर्ब होती है इसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन है फॉर, अकाउंट फॉर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अकाउंट फॉर समथिंग का मतलब है किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, एक तरीके से किसी चीज के बारे में बेसिकली एक्सप्लेनेशन देना, ये कह सकते हैं, ठीक है। अकाउंट ऑफ, जब अकाउंट नाउन होता है ना, अकाउंट ऑफ समथिंग आ जाता है, जब अकाउंट का मतलब एक तरीके से किसी चीज की स्टोरी वगैरह सुनाना, ठीक है। अकाउंट बाई तो पैसे में तो आ सकता था, अदरवाइज कोई तरीका नहीं, अकाउंट विद भी नहीं आएगा। आगे अकाउंट विद को फिर भी टैली विद के सेंस में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है। अगला अगला आपका क्या है, द सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द सिक्योरिटी गार्ड प्रोहिबिट द विजिटर्स नॉट टू, भाई प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी काम को ना करने देना। प्रोहिबिट के पहले नॉट आ सकता था लेकिन बाद में नहीं आ सकता, ये इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। आगे आई एम प्लानिंग वॉट, आई एम प्लानिंग टू अटेंड, अटेंड वॉट, द वेडिंग सेरेमनी, किसकी वेडिंग सेरेमनी, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है माई कजन ब्रदर। भाई कजन अपने आप में एक नाउन है, उसके पीछे एक और नाउन लिखने की हमें जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। अगला वाइल द ब्लू कार पार्क्ड आउटसाइड, तो वाइल आ गया आपका, द ब्लू कार जो कि थी पार्क्ड आउटसाइड, इज आर्स ये कंजंक्शन है, ब्लू कार बेसिकली सब्जेक्ट है, पार्क्ड आपका पार्टिसिपल है, आउटसाइड बेसिकली एडवर्ब आ रखा है, इज आपका वर्ब है, आर्स आपका बेसिकली क्या है,
पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि पीछे कोई नाउन नहीं इसीलिए पजेसिव प्रोनाउन लिखा है। द रेड वन बिलोंग्स, ये जो रेड वाली है ये बिलोंग करते किससे? टू माई ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरे भाई से और उसकी पत्नी से। आप कहोगे सर सेंटेंस लुक्स करेक्ट, करेक्ट है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी लास्ट वाले को एक बार देख लेते हैं। द सीईओ एंड द बोर्ड मेंबर्स इंजॉयड एट द एनुअल। अब आप कहोगे सर इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में या तो ऑब्जेक्ट आता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। यहाँ पे एट प्रेपोजिशन है, आप कहोगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, देमसेल्व्स हमें लिखना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये भी इनकरेक्ट है, एकमात्र करेक्ट है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स सब्जेक्ट है सेंटेंस में, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी मेन वर्ब है, इंश्योर्ड आपका आ जाएगा, आप कह सकते हैं एडजेक्टिव फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हैं ये पैसिव स्ट्रक्चर है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आपका कंजंक्शन है, अगर इधर विल आया है तो इधर क्या आएगा? आप कहोगे सर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे तो ट्राइड टू लिख रखा है तो ट्राइड नहीं आएगा। इफ दे ऑल ट्राई टू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें अंडरलाइन भी होना था तो अंडरलाइन कर देना ट्राई टू। ठीक है, सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम। अगला क्वेश्चन आपका है द कमिटीज डिसीजन टू आउटसोर्स द प्रोजेक्ट वॉज मैट विथ डैश रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लेबर यूनियंस हु फियर्ड सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेस। अच्छा भाई एक बात बताओ, कमिटी ने डिसीजन लिया कि आउटसोर्स करेंगे और लोगों को डर था कि जॉब चली जाएगी, तो बेसिकली रेजिस्टेंस कैसी रही होगी? तगड़ी रही होगी, तगड़ी रही होगी। देखो स्टॉलिड तो बेसिकली नेगेटिव वर्ड है, मतलब बिल्कुल खत्म, मतलब बिल्कुल जोर नहीं लगाया, नहीं आएगा। परफंक्ट्री का मतलब होता है सुपरफिशियल, मीगर का मतलब कम, विमेंटली का मतलब होता है कोई चीज को पूरे एनर्जी के साथ जोश के साथ करना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो विमेंट बेसिकली आपका एडजेक्टिव है, विमेंटली आपका एडवर्ब बन जाता है यहाँ पे होता तो। अगला द करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर, ये क्या एरर डिटेक्शन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई गेस 2025 का। द करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर, ये सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन है, द एफिकेसी। एफिकेसी किस चीज की एफिकेसी? एफिकेसी ऑफ व्हाट? आप कहोगे एफिकेसी अंडर समथिंग नहीं होता है, एफिकेसी यानी कि एफिशिएंसी ऑफ समथिंग होता है, तो अंडर की जगह ऑफ का यूज करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इंडिविजुअल्स, विथ प्रेपोजिशन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। सजेस्ट्स आपकी वर्ब आ जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? करंट स्टेट। दैट कंजंक्शन है, इट आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। प्रॉमिसिंग इज अ प्रॉमिसिंग, ये आपका बेसिकली क्या बनेगा? आप कहोगे सर कॉम्प्लीमेंट है, प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका द रीसेंट डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द अर्बन सर्वे डैश द क्लेम। अब देखो बियर्स अप, बियर्स विथ, बियर्स आउट या ब्रिंग्स अबाउट। देखो यहाँ पे कह रहा है कि द रीसेंट डाटा, जो रीसेंट डाटा है जो कि कलेक्ट किया गया है फ्रॉम प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अर्बन सर्वे से। ठीक है, डैश द क्लेम, वो इस क्लेम को क्या करता है? दैट के द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज स्काई रॉकेटेड इन द लास्ट डिकेड। अब देखो बियर्स अप, बियर्स विथ, इन दोनों का ही मतलब होता है, बियर विथ का मतलब होता है किसी के साथ सहन करना, बियर अप का मतलब भी बेसिकली क्या होता है? किसी को झेलना बेसिकली एक तरीके से, ये नहीं बनेगा। बियर्स आउट का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली प्रूव करना एक तरीके से, प्रूव समथिंग। ठीक है, तो यही प्रूव करता है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, ये भी नहीं बनेगा। आप कहोगे सर बियर्स आउट का करेक्ट आंसर है। आगे ये बेसिकली क्या है? पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। वाइल दिस डिजिटल शिफ्ट, ए से शुरू नहीं कर सकते, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि दिस डिजिटल शिफ्ट, विच डिजिटल शिफ्ट promises to streamline cross-border settlements, it simultaneously threatens the traditional dominance of commercial banks in the retail sector. Central banks across the globe are now intensifying their pilot programs to integrate programmable digital currencies into the core of financial system. Such displacement of private deposits. अब जैसे ही आप देखेंगे सच डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्राइवेट डिपॉजिट्स, कौन से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? देखो इस पे मैंने ज़्यादा रिएक्ट इसलिए नहीं करा है, सारे ही ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहे हैं बचे हुए जो हैं। अगर सारे बी से स्टार्ट हो रहे हैं ना तो हमें बी से तो स्टार्ट करना ही है। सी पे रिएक्ट इसलिए किया, सच ए डिस्प्लेसमेंट, क्या हमने बी में किसी डिस्प्लेसमेंट की बात करी है? आप कहोगे नहीं। क्या प्राइवेट डिपॉजिट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है बी सेंटेंस में? आप कहोगे नहीं। बी के जस्ट बाद में सी आप नहीं लगा पाओगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर हमें कहीं ना कहीं ये ढूंढना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट की बात डी में हुई है तो ये होगा, अगर ए में हुई है तो ये हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। While this digital shift promises to streamline cross-border settlements, it simultaneously threatens the traditional dominance of commercial banks in the retail sector. ये कहता है कि this systemic risk is particularly acute if citizens begin to perceive the state-backed digital ledger
एज अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। अब देखो, ये जो एक बार ध्यान से देखोगे ना, ए सेंटेंस जो है, ए सेंटेंस कह रहा है कि ये जो वाइल दिस डिजिटल शिफ्ट प्रोमिसेस टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स, ये जो डिजिटल शिफ्ट हो रहा है ये बेसिकली प्रॉमिस करता है कि बेसिकली स्ट्रीमलाइन करेगा क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स को, लेकिन ये साइमल्टेनियसली थ्रेटन भी करता है ट्रेडिशनल डोमिनेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द रिटेल सेक्टर। और वो कमर्शियल बैंक्स को कैसे बेसिकली थ्रेटन कर रहा है वो चीज डी में दी हुई है। कहा है कि ये जो सिस्टमिक रिस्क है ना, ये पर्टिकुलरली एक्यूट है अगर सिटीजन्स जो हैं ये शुरू कर देते हैं परसीव करना स्टेट बैक्ड डिजिटल लेजर को एक सेफर ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। यानी कि जो ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट्स हैं इसकी जगह जो लेजर होता है ना बेसिकली उसको कर लिया गया है। और यही जो डिस्प्लेसमेंट है प्राइवेट डिपॉजिट्स में, क्योंकि अब तक हम सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं, अपना डिपॉजिट रखते हैं, तो यहीं पे जो डी सेंटेंस है ना यही कह रहा है कि सेविंग अकाउंट की जगह अगर वो इसको ले लें तो यही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप कहोगे सर डी जो है ना इसके बाद में सी आना चाहिए, डी के बाद सी आएगा तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपका, द मेंटेनेंस क्रू इज क्लीनिंग। अगर देखो भाई पीक्यूआरएस में दिक्कत लगती है ना, तो सिलेक्शन सीरीज में मैंने एक वीडियो डाली थी पीक्यूआरएस की, बहुत क्वालिटी कंटेंट है, पढ़ना, उसमें ना स्टेप वाइज एलिमिनेशन टेक्निक दे रखी है। देखो, द मेंटेनेंस क्रू इज क्लीनिंग द स्विमिंग पूल, मेंटेनेंस क्रू जो है क्लीन कर रहा है। इज क्लीनिंग है तो आप कहोगे सर बीइंग क्लीन्ड आना चाहिए इज एमआर के साथ में, हैज कर रखा है गलत हो जाएगा, बीइंग क्लीन है क्लीन्ड नहीं है गलत हो जाएगा, इज बीइंग क्लीन्ड है पॉसिबल है, वॉज कर रखा है गलत है, बी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पैसिव वॉइस है ना। आगे, द मैनेजर सेड टू द अकाउंटेंट व्हाई हैवंट यू प्रिपेयर्ड। ऑब्वियस सी बात है, हमें इन ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शंस भी ज्यादा नहीं देखने होते हैं, समझ ही जाएंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रखा, ऑब्वियस सी बात है किसका होगा, नरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक बारी इन्वर्टेड कॉमा को हटा रखा है सारे में, क्योंकि ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि क्वेश्चन है तो आस्क्ड है इंक्वायर्ड है। ठीक है, आगे यहाँ पे वाई को कंजंक्शन बनाया, यहाँ पे भी वाई को बनाया, यहाँ पे भी वाई को बनाया, यहाँ पे भी, यहाँ इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। भाई हैवंट को किस में बदल देंगे, हैड नॉट में बदल देंगे, यहाँ पे हैज छोड़ दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे वाई ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट देन, यहाँ पे येट है और यहाँ पे देन है। देखो जनरली येट को हमें टिल देन में बदलना होता है, बट समटाइम्स हम येट को देन में भी बदल देते हैं, सो इट इज पॉसिबल कि हम कौन सा मार्क करें, सी वाला। हालांकि ए वाले को भी हम ना यहाँ पे येट की जगह टिल देन करा होता तो आपका ए वाले को प्रेफर करते हैं, बट येट को बदला जाता है या तो देन में बदल देते हैं या फिर टिल देन में बदल देते हैं, क्योंकि येट का मतलब होता है टिल नाउ अब तक, और देन का मतलब बेसिकली इसको टिल देन में बदलते हैं, मतलब टिल नाउ को टिल देन में, बट समटाइम्स उस टिल को ड्रॉप कर देते हैं, सिर्फ देन छोड़ देते हैं। देखो आगे कह रहा है कि द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, मॉडर्न लीडरशिप हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ कमांड एंड कंट्रोल स्टाइल टू वन रूटेड डीपली इन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एक्टिव लिसनिंग। कहा गया है कि जो इवोल्यूशन हुआ है ना मॉडर्न लीडरशिप का, ये हैज शिफ्टेड, ये शिफ्ट हो चुका है बेसिकली किसमें, कमांड एंड कंट्रोल स्टाइल। पहले क्या था कि लोगों को लीडरशिप वो अच्छी चला पाते थे जो कमांड कर पाते थे और कंट्रोल कर पाते थे लोगों को। ठीक है, और कहाँ पे शिफ्ट हो गया, टू वन रूटेड डीपली इन इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन अब अच्छा लीडर वो है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज कर पाए, ठीक है, एंड एक्टिव लिसनिंग में हो इन अ हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। ये जो हाई स्टेक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट होता है, अ लीडर्स एबिलिटी टू डिकोड सटल मैसेजेस इज पैरामाउंट। एक लीडर के पास में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिकोड कर पाए सारे मैसेज को, एज मेनी क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज आर ऑफन डैश बाय एम्प्लॉइज रेदर देन स्टेटेड डायरेक्टली, क्योंकि ज्यादातर जो है ना वो इनडायरेक्टली कहे जाएंगे ना कि डायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली के लिए क्या जाएगा, आर्टिकुलेटेड तो बहुत क्लियर कट कहना होता है, एल्यूडेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, ये पॉसिबल है, मैनिफेस्टेड भी क्लियरली कहना होता है, और ओवरलुक्ड का मतलब इग्नोर करना, इग्नोर नहीं। यहाँ पे सेंस ये कि ज्यादातर ना डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्टली कहे जाते हैं, तो एल्यूडेड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेलिंग टू पिकअप ऑन दीज न्यूएंसेस कैन लीड टू डिस्कनेक्ट वेयर मैनेजमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली डैश द रियलिटी ऑफ द फ्रंटलाइन स्टाफ। अगर फेल हो जाता है व्यक्ति इन चीजों को पिक करने में, न्यूएंसेस को पिक करने में, इससे बेसिकली एक डिस्कनेक्ट आ सकता है, जहां पर मैनेजमेंट इंक्रीजिंगली डैश क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट इन। भाई इंटेलिजेंट इन रियलिटी नहीं होता है, रियलिटी में इंटेलिजेंट नहीं होगा। अगर एक डिस्कनेक्ट आएगा तो आप बेसिकली अलग हो जाओगे। कंड्यूसिव टू भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नहीं बनेगा। एलियनेटेड फ्रॉम, एलियनेटेड फ्रॉम का मतलब दूर हो जाना, यही तो कह रहे हैं, डिस्कनेक्ट आता है नहीं कि एलियनेटेड फ्रॉम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑब्लिवियस ऑफ मैनेजमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली ऑब्लिवियस ऑफ द रियलिटी।
दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन एलिएनेटेड फ्रॉम लुक्स टू बी द बेटर ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ऑब्लिवियस का मतलब होता है एक तरीके से फॉरगेटफुलनेस, ऑब्लिवियन, और ऑब्लिवियस का मतलब होता है कोई जो भूल गया हो। और यहाँ पे भूलने का सेंस नहीं है, यहाँ पे सेंस भूलने से ज्यादा इस चीज का है कि वो उस रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होने का सेंस है, इसीलिए एलिनेटेड फ्रॉम बेटर ऑप्शन है। हालांकि अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो ऑब्लिवियस ऑफ भी पॉसिबल था, ठीक है। द रियलिटी ऑफ फ्रंटलाइन स्टाफ, टू ब्रिज दिस गैप, और इस गैप को भरने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स मस्ट लर्न टू डैश देयर ओन बायसेस एंड प्री कंसीव्ड नोशंस बिफोर एंटरिंग अ कॉन्वर्जेशन। इसीलिए बेसिकली क्या करना चाहिए, जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स हैं ना, उनको क्या है कि जो अपने खुद के जो बायसेस हैं ना, और जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, उनको बेसिकली कॉन्वर्जेशन में आने से पहले ही अलग कर देना चाहिए। क्या लुक इनटू करना चाहिए, लुक इनटू तो इन्वेस्टिगेट करना होता, नहीं बनेगा। मेकअप फॉर भी नहीं होगा, टेक आफ्टर भी नहीं, उनको सेट असाइड कर देना चाहिए, हटा दो साइड, भाई एकदम साइड कर दो, ठीक है। आगे नेक्स्ट कह रहा है आपका कि इट इज नॉट इनफ टू सिंपली वेट फॉर वन टर्न टू स्पीक। ये इनफ नहीं है कि भैया हमारा नंबर आएगा तब बोलेंगे। वन मस्ट एंगेज इन अ वे दैट अलाउज द अंडरलाइंग कंसर्न्स ऑफ द स्पीकर टू डैश नेचुरली। बेसिकली हमें ऐसा नहीं है कि एक अच्छे लीडर को सिर्फ इंतजार करना चाहिए कि ठीक है तुम सब बोल लो, लास्ट में मैं अपनी बात कह दूंगा। इस तरीके से उसको सुनना चाहिए कि सबको बेसिकली अच्छा फील हो और उनकी बातें क्लियरली निकल के आ पाए, यानी कि क्रॉप अप नहीं बेटा, सडनली अपियर का वाला सेंस नहीं है, बैक डाउन बाद में भी नहीं होना है, ठीक है। कम थ्रू का मतलब है कि चीज़ों का सक्सेसफुली होना है, ये थ्रू जनरली सक्सेसफुल चीज़ों को दिखाता है। तो बेसिकली यही कहना चाहता है कि उनकी जो बातें है ना, नेचुरली कम थ्रू होना चाहिए, नेचुरली उनके अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, बाई फोस्टरिंग सच एन एनवायरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल, होल्ड फोर्थ का मतलब भी नहीं बनेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। आगे साइकोलॉजिकल सेफ्टी, तो बाई फोस्टरिंग, अगर फोस्टर करते हैं इस तरीके के एनवायरमेंट और साइकोलॉजिकल मतलब एनवायरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी, अ लीडर डज नॉट जस्ट सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। एक लीडर न सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बल्कि में बट ऑल्सो डैश अ कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक कल्चर बनाते हैं, कल्चर को बनाने के लिए असेंबल नहीं करते हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, ये फैब्रिकेट भी नहीं करते, कोई कहानी नहीं है, कल्चर को इन्फोर्स भी नहीं किया जाता, इसको कल्टीवेट किया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, ये था इंग्लिश का सेक्शन। अब हमारा लास्ट एक सेक्शन और रहता है जो कि रीजनिंग है। बाकी रीजनिंग के सेक्शन पर बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अब तक टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड कर लेना। बाकी जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ाया, अगर आप चाहते हो कि पूरी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा जाए लॉजिकली, बेसिक से अगर आपको करना है, या इवन आप एडवांस लर्नर्स हैं और आपको एडवांस चीज़ें सीखनी है, तो टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर, यही हमारा ऐप है टॉपर्स विजडम, और इस एप्लीकेशन पर आपको इंग्लिश का वीओडी बैच मिलता है 699 में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप जाके ले सकते हैं। लाइव बैच 899 में मिलता है, ठीक है। तो आप जाके ले सकते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, है ना, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इस यहाँ पे आप देखोगे टॉपर्स विजडम ऐप पे पीवाईपी डिक्शनरी है, डेली वोकैब बूस्टर है, डेली एडिटोरियल्स हैं, एआई टेस्ट है, ग्रामर सेक्शन है, और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। आप एक बार ऐप डाउनलोड करोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। आ जाइए भाई, अब हम रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे यहाँ से, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है कि किसी निश्चित भाषा में क्लोयो को बेसिकली ये लिखा है, टीएमके को ये लिखा है। अच्छा, सी से बेसिकली एफ करा है। देखो अब जब भी आपको ना, अगर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना रीजनिंग के, अगर इनको फास्ट सॉल्व करना है तो जब भी आप लेटर्स देखो ना, तो आपको बेसिकली लेटर्स की जगह पर डिजिट्स दिखने चाहिए। मैं सी देखता हूँ तो मुझे 3 दिखाई देता है, यहाँ पे 6 दिखाई देता है, +3 हो रहा है। 12 से 15 +3 हो रहा है, ठीक है। 9 से 12 +3 हो रहा है, सारे +3 हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी करना चाहिए। 16 से बेसिकली 19 हो जाएगा, ठीक है। 15 से बेसिकली 18 हो जाएगा, तो 15 से बेसिकली 18 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा एस आर वाला, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं कि ये सिनेरियो दे रखा है। सिनेरियो ये है कि कार्तिक एज द फॉलोइंग प्रोफाइल, कार्तिक की ये प्रोफाइल है। कार्तिक बीएससी है 64%, एमएससी है केमिस्ट्री में बेसिकली। इसके बाद में कह रहा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, प्रेफरेंस ओपन टू प्रोविशनरी रोल्स, ये प्रोविशनरी रोल के लिए ओपन है, ठीक है। कह रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि एज 24 ईयर्स है मिनिमम, और मैक्सिमम है 20 मतलब 30 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट एमएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए, वो एमएससी इन केमिस्ट्री है। मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ द रेलेवेंट फील्ड, संबंधित होना चाहिए कि बेसिकली नो टीचिंग एक्सपीरियंस है, और ये मिनिमम है, तो इसका तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। प्रोविशनरी रोल्स ओपन टू कैंडिडेट्स विद लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आप कहोगे सर इसमें तो सीधी सी बात है, एक तो यहाँ पे ना एज भी इसकी 23 है और यहाँ पे मिनिमम 24 मांगी है, तो यहाँ से भी कह सकते थे इसका सिलेक्शन नहीं होगा। चयन किया जाना नहीं, जानकारी पर्याप्त है नहीं, चयन नहीं किया जाना, दैट्स इट, सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो सी के बाद 6 है, एफ के बाद 24 है, आई के बाद 54 है। देखो सी 3 से 2 जा रहा है, एफ 24 से बेसिकली 4 जा रहा है, आई बेसिकली 9 छक्के 54 6 जा रहा है। तो एल से बेसिकली हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। एल होता है 12, 12 अट्ठे 96, तो 96 बनेगा। कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि पी एन सी के क्या कैसे रिलेट करेंगे भाई। पी से बेसिकली 16 और 2 18 हो रहा है, एन बेसिकली -1 हो रहा है, सी बेसिकली +2 हो रहा है। देखो +2 -1 +2 -1 कुछ ऐसा हो रहा है। तो यू 21 होता है, 21 हो तो 23 हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। -1 होगा तो आर आ जाएगा, दोनों में ही आर है, ठीक है। और फिर बेसिकली +2 होगा, यानी कि एच और 2, ये जे वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपसे कहा गया निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए। विषम एम और एन यानी कि +1 कर रहे हैं, आर और आई ये तो +1 है नहीं, डब्ल्यू और डी ये भी +1 नहीं है, लेकिन एम और एन अगर हम देखते हैं तो 13 और 14 27 होता है, यानी कि उल्टे लेटर बनते हैं एक दूसरे के। एम और एन आपस में उल्टे होते हैं, याद करने के लिए मैन वर्ड याद रखते हैं, ये इंस्पेक्टर वर्ड याद रखते हैं, आई और आर, ठीक है। ये बेसिकली ड्यू याद रखते हैं, तो आप कहोगे सर तीनों उल्टे हैं। लेकिन आप पाओगे सर ई से तो इवनिंग याद रखते हैं ना, तो इवनिंग में तो वी आता है, तो आप कहोगे ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर उल्टे लेटर्स आपके नहीं दे रखे, क्यू के साथ में जे बनता है, ई के साथ में वी बनता है। अगला देखेंगे। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यार एक बात तो 2008 कैसा साल है, आप कहोगे लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे सर 266। देखो हर 7 दिन बाद मैं पूछता हूँ, जैसे जो दिन 7 तारीख को होता है वही दिन 14 को होता है, वही 21 को होता है। अगर 7 दिन के बाद पूछते हैं तो डे नहीं बदलता है, तो 7 के टेबल में अगर चीजें रहेंगी तो डे नहीं बदलेगा। 366 दिन है, 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल कितना आया 2, यानी कि 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैं 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मंगलवार से बुधवार और एक बृहस्पतिवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी सहकर्मी के साथ उसके लिंग या पृष्ठभूमि के कारण अनुचित व्यवहार किया जाता है, आपको क्या करना चाहिए भाई। ये तो क्या करना चाहिए, चुपचाप रहें, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा काम। देखो हमें ये नैतिकता के आधार पर भी देखना होता है, नैतिक मतलब हमारा जो भी है ना, एथिक्स देखने हमें इसमें, साथ ही साथ में हमें अपनी मोरालिटी का ध्यान रखना है, साथ ही साथ में हमें लीगल एस्पेक्ट को भी देखना है इसमें, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये आप कहोगे स्टे साइलेंट हो सकता है कि ये ना नैतिकता के हिसाब से बड़ा गलत है। इवन नैतिकता अगर साइड भी रख दें तो भी किसी भी पर्सन की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप उसको कहीं पे भी कुछ गलत होते हुए दिखाई दे तो उसको रिपोर्ट करे, वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको भी लीगली गलत माना जाता है। तो आप कहोगे सर स्टे साइलेंट तो ऑप्शन ही नहीं है। सपोर्ट करें और रिपोर्ट करें थ्रू प्रॉपर चैनल। जब भी ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे शब्द आ जाए ना, प्रॉपर चैनल और ये वो, तो समझ जाना कि प्रॉपर वर्ड लिखा है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सही आंसर हो सकता है। अवॉइड इन्वॉल्वमेंट, ये तो स्टे साइलेंट वाली बात हो जाएगी। डिस्कस विद अदर्स कैजुअली, ये ऐसी चीजें जो कि इतनी सेंसिटिव है कि किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इनको कैजुअली आप नहीं ले सकते हो, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन है, बड़े स्टेटमेंट कंक्लूजन आ रखे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी देयर हैज बीन अ रिमार्केबल डिक्लाइन इन वेक्टर बोर्न डिसीजेज इन इंडिया ड्यूरिंग ये, ठीक है। कह रहा है कि ये है, और इसके कंक्लूजन दे रखे हैं, अथॉरिटीज हैव स्टॉप्ड रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग केसेस एक्सेप्ट दैट कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। यार एक बात बताओ, कोरोना वायरस की वजह से ये थोड़ी ना कि अथॉरिटीज बंद कर देंगी, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। अपनी एजम्पशन नहीं लानी है कि हाँ हाँ अथॉरिटीज तुम्हारे देश में तो ऐसी ही, नहीं, हमारी एजम्पशंस नहीं चलेंगी, सिर्फ स्ट्रिक्टली हमें इस पे स्टिक करना है। पीपल आर स्टेइंग होम एंड नॉट रिपोर्टिंग अदर डिसीजेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहोगे सर दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो नीदर फॉलो, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 225, 257, 625, जो मुझे देखते ही कॉमन इसमें दिखाई देता है ना मेरे भाई, मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ, चाहे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ चाहे मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, एक बात बार बार बोलता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, माइंड देखते ही क्लिक करना चाहिए। 225 देखते ही आपको 15 क्लिक करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो ऐसी चीजें ना आप देखो और सीधे क्लिक कर जाएं, सीधे क्लिक कर जाएं, ठीक है। अगर सीधे क्लिक करेंगे तो ही आपके काम चल पाएंगे, अदरवाइज भाई अटक जाओगे। तो यहाँ पे पाओगे 15 है, ये सर 16 + 1 है, तो यहाँ पे बेसिकली 25 है, 26 का कितना होता है, आप कहोगे सर 676 होता है, एक जोड़ेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं 6 मित्र हैं EFGXYZ, ये बेसिकली किस में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। और पंक्ति में बैठे के क्या करेंगे, दावत थोड़ी खाएंगे, पंक्ति में बैठेंगे कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे भाई, है ना। देखो ये पंक्ति में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि और कहाँ, उत्तर की दिशा में, ऐसे बनाते हैं ना अपन, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ बिठाते जाऊंगा सबको ऊपर दिखाते जाऊंगा, ठीक है।
एफ के बाईं ओर कोई नहीं है, एफ यूं बैठा है, तो एफ के इधर कोई नहीं है, मतलब एफ कहाँ है, ये रहा। इसके बाद में एफ और ई के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं, टोटल 6 हैं, बीच में 4 ही बैठेंगे, यानी कि ई कहाँ है, ये रहा। आगे फिर कह रहा है कि बेसिकली जेड के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जेड के बाईं ओर 3 है, तो बाईं ओर देखें, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, 3 ये रहा, ठीक है। तो जेड आपका यहाँ है, कितने लोग बना दिए हमने, 2 ये 4 और एक 5, एक और आ जाएगा बीच में, ठीक है। आगे एक्स जो है वो जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एक्स जो है वो जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर मैं जी को यहाँ बिठा दूं तो एक्स यहाँ बैठ नहीं सकता है, तो जी को तो यहाँ बिठाना पड़ेगा, इसीलिए एक्स यहाँ पे बैठ पाएगा। तो फिर जो बचा हुआ है वाई वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें पूछा है क्या कि वाई और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बराबर आर है, ये आई है, ये है डी है, जी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहली बार में अगर आप देखते हो ना, तो हो सकता है आपको देख के ना क्लिक नहीं करेगा कि इनमें से क्या बनेगा, ऐसा ऑब्वियस सी बात है, एक शब्द बनवाएगा ये कि उस शब्द का चयन कीजिए जो अर्थपूर्ण बनेगा। ऐसे केस में मैं आपको ना, जैसे देखो, या तो देखते ही क्लिक कर जाए, एक तरीका तो है देखते ही क्लिक ना करें तो ऑप्शन से देखें कि कितने ऑप्शन किससे शुरू हो रहे हैं। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 4 से शुरू हो रहे हैं, पूरी संभावना है कि 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, यानी कि आप कहोगे सर डी से स्टार्ट होने वाला शब्द है, तुरंत लास्ट में पहुंचे, सारे ऑप्शन 5 पे खत्म हो रहे हैं। 5 क्या है, आप कहोगे सर 5 है आपका ये रहा जी, इसका मतलब है जी है। अच्छा जी जैसे ही दिखता है ना, तो मुझे एक और बगल में दिखाई दिया एन, और एक और आप ढूंढा तो आपने देखा कि यहाँ पे आई लगा रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें लास्ट में क्या आता है, आईएनजी आता है। ट्रेनिंग हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। अगर लास्ट में आईएनजी आएगा तो 2, 5 और बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहोगे सर लास्ट में एन, तो 2, 5 और 6, 2, 5, 6 एक तो इस ऑप्शन में है, क्या इसमें 2, 5, 6 आप कहोगे नहीं है, 2, 5, 6 नहीं है। पूरा वर्ड अगर नहीं भी बना पाओ, अगर पूरा वर्ड कभी बनाना पड़े, क्लिक ना करे कोई भी चीज़, तो सबसे पहले ये कर लेना, ये ना कन्फ्यूजन हमें इस वजह से होता है कि यहाँ पे बीच में नंबर्स दिख रहे हैं और कुछ जगह पे हमें बेसिकली लेटर्स दिख रहे हैं। तो आप ये कर सकते हो कि आर लिखा, उसके बाद में आई लिखा, उसके बाद में हमने डब्ल्यू लिखा, डी लिखा, जी लिखा, एन लिखा और ए लिखा। इसके बाद में शब्द हमें क्लिक करे, इस बात की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टर्स जो थे ना बीच में, जो मतलब डिजिट्स थे, वो डिजिट्स को हमने हटा दिया, सिर्फ हमारे पास में लेटर्स हैं यहाँ पे। इसमें से हमें दिखाई दे रहा है कि देखो पेयर्स हमें पता है, नॉर्मली वर्ड्स ना पेयर्स में ही आते हैं, तो आई एरा, एन एरा और जी एरा, तो आई एन जी हमें एक तो दिखाई दे रहा है कि आई एन जी कहीं ना कहीं एक साथ आ जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा है, डी बचा है, आर बचा है, डी आर और बेसिकली ए बचा हुआ है, डब्ल्यू बचा हुआ है, और हमारे ऑप्शंस डी से स्टार्ट थे, तो आप कहोगे डी, आर, ए, डब्ल्यू और आई एन जी, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने जिस तरीके बताए, क्वेश्चन आप बहुत सिंपली मार्क कर सकते थे पहली बार में। अगला बेसिकली क्या कह रहा है, देखो ये सारे दे रखे हैं, इनको याद नहीं करना होता है। सबसे पहले तो आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना और फिर पूछे कि ये कैसे रिलेटेड है, तो आपको सीधे आ जाना चाहिए। किसका रिलेशन पूछा है, एस बेसिकली यू से कैसे संबंधित है, तो यू से एस की तरफ आएंगे, तो एक तो प्लस है, प्लस बेसिकली किसका दिखा रहा है, माता, यानी कि एक स्टेप ऊपर चले गए, ये माता जी हैं। फिर अगला भाग है, भाग का अर्थ है बेसिकली पिता है, तो ये एक और स्टेप ऊपर चले गए, ठीक है। और एस और यू का ही तो पूछा है, 2 स्टेप ऊपर का, भाई की पत्नी, माँ का पति, माँ के पिता, माँ के पिता 2 स्टेप ऊपर है, एक स्टेप ऊपर हमारी माँ है, पिताजी उनके 2 स्टेप ऊपर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इस तरीके से याद रख सकते हैं। वैसे भी देखोगे ना तो ये माँ थी सीधे, ये माँ के पिता थे, तो माँ के पिता। अगला क्वेश्चन, ये मैंने इसलिए बताया, जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो समटाइम्स कंफ्यूजन होता है, तो ये स्टेप वाइज भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एम एन ओ पी क्यू एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, यानी कि एक मेज है जो कि कैसी है, गोलाकार है। गोलाकार मेज बना देते हैं सबसे पहले मेरे भाई, ठीक है। तो ये एक गोलाकार मेज है, इस पे बेसिकली कितने लोग हमें बिठाने हैं, तो 3 और 3 6 लोग बिठाने हैं। कह रहा है कि ठीक है, फिर कह रहा है और कहाँ बैठे हैं, बेसिकली केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एन आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन जो है आर के ठीक दाईं ओर, अगर आर यहाँ है तो एन बेसिकली कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। एम एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान ये और दूसरा ये, तो आप कहोगे सर एम यहाँ है, ठीक है। पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी बेसिकली 1 और 2, पी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओ पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1, 2, 3, तो ये रहा ओ, जो बचा है वो बेसिकली कौन आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा,
ठीक है, बचा कौन है, क्यू बचा है, तो क्यू है। क्यू के ठीक दाईं ओर कौन है, तो पी है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और इसको बदलते हैं, इसको और इसको आपस में बदलते हैं तो क्या बनेगा। सीधे बदल के देख लो, इक्वेशन नया लिख लेना। मेरे पास तो ये सुविधा है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन एक बच्चे को पूरा इक्वेशन नया लिखना पड़ेगा, तो वो ऐसे कर सकता है कि 25 गुना 5 माइनस 12 और डिवाइड बाई 3 इंटू की जगह पे बेसिकली क्या था, प्लस 4। यहाँ से भी देख लोगे ना, अच्छा ये 25 था, मैंने गलती से 12 लिख दिया, ठीक है, तो 25, 25 पंजे 125, तो यहीं से बन जाएगा। तो दो ऑप्शन तो आपको यहाँ से वैसे हटा देने चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो आपको सर 4 बनेगा, और ये लास्ट में 8 था, मैंने 4 लिख दिया गलती से, ठीक है। और ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 8 है, तो बेसिकली आपका ओवर और प्लस का 4 बनेगा, प्लस का 4 और 125 आपको होगा 129 करेक्ट आंसर है। देखो आगे, अगला आपका बेसिकली क्या है, कथन है, निष्कर्ष है। ये क्या है, ये तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। आप कहोगे ऑल प्लैनेट्स आर रॉक्स, तो 150 150 कंक्लूजन देख लेते हैं। 150 किस किस का रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पे, प्लैनेट का और रॉक का। तो प्लैनेट का और लेक का, एक्चुअली रॉक का नहीं, प्लैनेट और लेक। तो लेक और प्लैनेट, तो प्लैनेट 100 है, ये 50 है, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पहला फॉलो करेगा। दूसरा, ऑल रॉक्स आर प्लैनेट्स, किसका है, रॉक का और प्लैनेट का। तो प्लैनेट रॉक, ये तो सेम इसी में मिल पा रहा है, जिसमें रॉक कितना था, 50 था। रॉक अगर 50 है तो इसको 100 नहीं बना सकते हैं, तो ओनली वन, ओनली, ये तो अच्छा पहला ऑप्शन 2 दे रखा है भाई, ये नीदर नॉर है, ये नहीं, तो ओनली वन वाला ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे में गलती कर सकते हैं, ओनली कंक्लूजन 1 देख के मैं भी मार्क करने वाला था ए, तो वो नहीं करना आपको, तो ओनली ए फॉलो करता है, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये देखो बहुत सिंपल है, जस्ट आपकी आई का टेस्ट होता है मेरे हिसाब से, तो और तो इसमें क्या ही है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा बेसिकली सही क्रम को दर्शाता है जो डिक्शनरी में होता है, अंग्रेजी शब्दकोश। WHIS, WHIS, WIS, ऑब्वियस सी बात है, WIS वाले बाद में आएंगे, ठीक है, WIS है, WIT है, ये इसके भी बाद में आएगा, एस के भी बाद में, यानी कि 3 के भी बाद में आएगा, है ना। WIS है और WHIS, WIS। तो आप कहोगे सर शुरुआत में कौन से आ रहे हैं, या तो एक आ सकता था या 5, एक और 5 में देखेंगे ना, WISK है और WISP है। आप कहोगे सर के वाला पहले आएगा ना कि पी वाला, तो आप इसको और इसको एलिमिनेट कर दोगे, तो WISP है, इसमें मतलब WHSIP है, WHSIK है, ठीक है, मतलब WHISP है, WHISK है, ठीक है। लगातार पढ़ाते पढ़ाते दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है, सीधे सीधे जो वर्ड लिख रहा है उसको गलत पढ़ रहा हूँ। WHISK है, WHISP है, तो इसमें कौन सा के वाला पहले आएगा, तो आप कहोगे सर 2 ऑप्शन आपके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जो बचे हुए ऑप्शन है ना, देखो यहाँ तक सब सेम है, डेफिनेटली आपको देखना क्या है, यहाँ पे बेसिकली 3 पहले, 3 तो दोनों में ही पहले, बेसिकली 3 और 6 को कंपेयर कर लो कि कौन सा पहले आएगा। तो 3 में क्या है, WIST है, 6 में क्या है, WISH है। आप कहोगे SH पहले आएगा यानी 6 पहले आएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करके कर सकते हैं, या एक एक करके लिखना चाहें तो यार वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जब एक जैसे वर्ड्स बहुत सारे होते हैं ना, जैसे इसमें 6 आ रहे हैं, तो कई बार तो पढ़ते पढ़ते भी दिमाग खराब हो सकता है। देखो आगे, ये अभी तो रिलेशनशिप का आया था, फिर से रिलेशनशिप आ गए हैं। देखो सी का जी से क्या संबंध है, देखो जी ये रहा और सी हमारा ये रहा, यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जी प्लस का निशान है, प्लस बेसिकली क्या है, माता है, तो एफ माता हो जाएगी जी की। इसके बाद में बेसिकली परसेंटेज है, परसेंटेज बेसिकली पति, तो ये पिताजी हो गए। उसके बाद में एट द रेट है, एट द रेट सन है, यानी कि ये बेसिकली सन है, तो ये भाई हो जाएगा। और ये बेसिकली एंड का क्या मतलब है, एंड का पत्नी, तो ये भाई की पत्नी हो जाएगी, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगर आप इसको ना पूरे को सॉल्व करके लिखना चाहोगे तो फंस जाओगे, या फिर पहले इन सबको याद करोगे कि कौन क्या है तो फंस जाओगे। हमें सिर्फ इतना देखना है कि किसके बीच में रिलेशन पूछा है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, सिर्फ वही डिकोड करना, पूरा डिकोड नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 1/169, 1/13, आगे ये देखो 13 यहाँ पे आ रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है कि 1/169, इसको अगर मैं गुणा करूंगा 13 से, तो ये बनेगा 1/13, क्योंकि ये 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसको भी 13 से गुणा करूंगा तो 1 बनेगा, फिर इसको भी 13 से गुणा करूंगा तो 13 बनेगा, तो यानी कि ये जो मिसिंग टर्म है ये क्या होगी, 1 होगी। ये बहुत आसान होती हैं, अगर ऐसी श्रृंखला आ जाए आपके पेपर में तो ये मान लेना कि आपको ना बोनस देने के लिए नंबर आया, क्वेश्चन आया, बाकी कुछ नहीं है। मैथ्स में इतना सब तो आपको पता होगा, 169 तो पता ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में लाइट्स को 93 और बैटर को 102 लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्रिंग को। जब भी ना एक पूरे वर्ड को और एक डिजिट में ले रखा हो, डिजिट आपको देखना है कैसा है। डिजिट अगर बहुत बड़ा हो
तो आपस में मल्टीप्लाई वगैरह कर रखा होगा या स्क्वायर वगैरह यूज हुए होंगे। अगर जो भी नंबर है आपका वो एवरेज सा नंबर लग रहा है कि लगभग इसके सम के बराबर है, तो इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को चेक कर लेना। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो आप पाओगे 8 और 9 21 और 7 28 और 8 36 और 20 56 और 19 75। अरे ये तो 75 ही बना, हमारा तो 93 आ रहा था। अगर एक साइड से ना बने सम, तो फिर बेसिकली हमें या तो दूसरे साइड चले जाना चाहिए या फिर एक चीज और देख लेनी चाहिए। जैसे इसमें एक ही वोवल है, क्या वोवल से हम कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्या गुणा भाग कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि कुछ और नहीं हो पा रहा है भाई। तो हमें फिर ना क्या करना चाहिए कि हर शब्द का जो अपोजिट लेटर होता है, अभी जो हमने अपोजिट वाले देखे, मतलब हर लेटर का जो अपोजिट होता है, जैसे ए का जेड होता है, उसका अपोजिट देख लेना चाहिए। अपोजिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 27 में से लेटर को घटाते हैं। अब या तो यह है कि मैं अपोजिट निकालूं सबके और उसके बाद सबको ऐड करूं, या यह है कि मुझे पता है इन सब में से इन इसको 27 में से घटाना था, इसको 27 में से, इसको 27 में से, इसको 27 में से, और उन सबको आपस में जोड़ना था। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये कितने नंबर है मेरे पास में? आपको होगे सर 6 नंबर है, 3 और 3 6। इन 6 नंबर को यानी कि हर एक को 27 में से घटाना था, तो सबके साथ माइनस का निशान आता और सबके साथ 27 आता प्लस का। तो 27 गुणा 6 कर लूं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। 25 गुणा 6 होता है 150, 2 गुणा 6 होता है 12, तो यानी कि 162 आएगा। और 162 में से अगर मैं 75 को घटा दूं तो इन सब का रिवर्स ऑर्डर का एडिशन मेरे को मिल जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा। क्या बच्चा? आप कहोगे सर 13 का गैप है यानी कि 87, पर ये तो फिर भी 93 नहीं बना। अब क्या रह गया? अब क्या कर सकते हैं? आप कहोगे 6 लेटर हैं, 87 में 6 जोड़ दूं तो मेरा 93 बन जाएगा। यही आपका लॉजिक बन रहा होगा और कुछ नहीं बनेगा भाई, क्योंकि हमने 6 लेटर तो अभी काउंट ही करे थे। इसको भी फिर आप या तो पहले ही शुरुआत में क्या करो कि उल्टा ही निकाल के जोड़ लो, लेकिन उल्टे में फंसने के चांसेस आपके रह सकते हैं। तो मैं तो सिंपल यही जोड़ता हूं कि भाई 2 और 18 20 और 9 29 और 14 43 और 7 50। 50 को बेसिकली मुझे कितने में से घटाना है? तो आप कहोगे अब की सर 5 है, 27 गुणा 5 हमें करना पड़ेगा अब की बार। तो आप कहोगे सर 25 गुणा 5 125 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, 135 आ जाएगा। 135 में से बेसिकली 50 को घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, और 85 में 5 जोड़ेंगे तो 90 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट। अगर यहीं पे आप उल्टा उल्टा इसको करके देखते ना तो आई थिंक आपको ज्यादा टाइम लग सकता था, बट मेरा तरीका ऐसे ही है। और वैसे भी हमने यहाँ पे जैसे एक को ऐड कर लिया था, एक बार ऐड कर लिया तो दोबारा क्यों ऐड करूं मैं? चांसेस होते हैं, ये छोटी कैलकुलेशन होती है, इसमें गलती होने के। आप चाहो तो उस वाले वर्ड को भी चेक कर सकते हो, आसानी से चेक कर पाओगे आप। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया कैसे करना होता है, बाकी आप देख लेना एक बार। देखो अगला, दी गई श्रेणी को पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? सीरीज है भाई, पी से एल है, इनमें मेरे को सीधे लेटर से ना सीधे डिजिट्स दिखाई देते हैं। मैंने इतनी बार प्रैक्टिस करी हुई है इसकी। मैं तो कहूँगा 16 है, 12 है, 8 है, तो यहाँ पे बेसिकली घटा के 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा यानी कि डी वाला ऑप्शन बनेगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। दोनों में आगे डी टी है, तो मुझे बेसिकली लास्ट वाले का लॉजिक देख लेना चाहिए। लास्ट वाले का मैं देख रहा हूँ डी है, एक्स है। एक्स बेसिकली कितना होता है? 24, 24 में से 18 बना रहे हैं, यानी -6 कर रहे हैं अपन। अगर अपन -6 कर रहे हैं तो इसका मतलब है 18 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 12, 12 पे एल आता है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे आपका बेसिकली कह रहा है ये 12 से 8 बनाया है, और किस से 13 बनाऊं कि 38 से 21 बनाया है? कितने का गैप है? 4 का। कितने का गैप है? आप कहोगे सर गैप तो 17 का है, कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। इसका आधा कितना है? 6 + 2। इसका आधा कितना है? 19 + 2। तो इसका मतलब ये किसके +2 है? आप कहोगे 11 के, तो 11 का डबल क्या हो जाएगा? 22 करेक्ट आंसर है। और कोई संबंध मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह इस संबंध से इससे संबंधित नहीं है? एम ई 13 5 है, अच्छा 13 5 हो गया। आगे एफ एल, ये बेसिकली आपका 6 और 12 है, ये 15 और 3 है। देखो इनमें से आंसर तो पक्का ये इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। क्यों बताऊं? एम जिस तरीके से ई से संबंधित है, ओ सी से संबंधित है, एल एफ से भी वैसे ही हो जाए और डी से भी वैसे हो जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि पक्का आंसर तो इन दोनों में से ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो वॉबल तो 2 में आ रखे हैं, तो वो भी तो बना नहीं पाएंगे कि वॉबल और वो देख लें हम। ठीक है, अब क्या है इनमें से? देखो ओ और सी क्या है? ये मिलके 15 बना रहे हैं, मतलब 15 और 3 18 बना रहे हैं, 13 और 5 18 बन रहा है, 12 और 6 18 बन रहा है। तो आप कहोगे सर ये वाला 18 नहीं बना पा रहा है, यही करेक्ट आंसर है, डी और एल। देखो आगे, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। ठीक है,
पहले डिजिट उल्टे, दूसरे डिजिट उल्टे, दोनों है ना। गोल्ड में बेसिकली ओजी कर दिया उल्टा उल्टा, दोनों पीछे वाले है ना। आई एफ कर दिया और ई आर कर दिया, उल्टे उल्टे करें। ए सी को सी ए करना था, डी सी कर दिया, गलत हो जाएगा, सी डी कर दिया है ना। तो आप कहोगे सर यही एकमात्र ऑप्शन है जो कि अलग है, डिफरेंट। एड्रेस है भाई, एड्रेस देख लेंगे। एक तो मुझे सबसे पहले देखो, वैसे पेपर में ये चीज़ काम ज़्यादा आपके नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि पेपर में ना पूरे पूरे ऑप्शन एक साथ शायद ना दिखें आपको पूरे डिस्प्ले पे, कई बार स्लाइड भी करना पड़े। तो करके देखोगे ना, तो जो पीछे सबसे बड़ा सा दिख रहा होगा या सबसे छोटा सा जो अनयूजुअल सा होगा ना, वो ऑप्शन हो, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कन्फ्यूजन के चक्कर में ज़्यादातर सेम सेम सी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, तो मैं इसको वैसे ही गलत कर देता। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे मुझे देखो इसमें अलग दिख रहा है, ए अलग से भागता हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे दिख रहा है ना इसमें ए ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये आंसर नहीं बन सकता था। इसके बाद में हम यहाँ से आगे बढ़े, ये मुझे 16 दिखाई दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता था। दो ऑप्शन आपके हमने हटाई दिए, मालवीय नगर, नगर तक सब सेम लग रहा है। जयपुर, ये जयपुर को जयपुर कर दिया है, ये ऑप्शन। देखो आगे, अगेन सीरीज का क्वेश्चन है भाई। 15 और 2 17 और 2 19 और 2 21, 21 यानी कि यू और 2 23 है ना। आगे 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, यू एम, अच्छा 2 है यू एम भी भाई। आगे आई, ये देखेंगे के यानी कि 11 9 7 5, ई वाला आ जाएगा, ये करेक्ट है। ये मैं इतनी फास्ट क्यों कर पा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरे को बहुत स्ट्रांगली ये सब याद है कि मुझे ओ देखते ही 15 क्लिक करेगा, करेगा ही करेगा, सोचने की मुझे नीड नहीं पड़ती है। देखो आगे, तो यही थे क्वेश्चंस भाई आपके। एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने अब तक टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप डाउनलोड कर लेना। बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको इस ऐप पे मिलता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको इस ऐप पे मिलती हैं। और अगर डिस्कशन आपको पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैथ्स की बाकी वीडियोस जरूर देख लेना। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है मैथ्स की, तो आप उनको ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ क्या ज़बरदस्त चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, जब ये चैनल पे आप जाओगे टॉपर्स विजडम पे, तो देखो मिक्सचर एलिगेशन आपका है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज पड़ा हुआ है, परसेंटेज के अलावा प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है, पंडित्स के बहुत सारे मॉक हमने कराए हुए हैं, तीनों तीनों सब्जेक्ट इसमें कराए हैं। आई होप आपको बढ़िया लगेगा, मज़ा आएगा। जो भी मैथ्स का आप वीडियो देखोगे, मैं श्योर हूँ कि आप इंजॉय करोगे। बाकी आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।